बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने रीड करनी है अपने नया नावल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आए चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, दैन हम अपने नावल की तरफ आएँगे। जी तो कमेंट्स में मंसूर खान का कमेंट है, वह औसम नावल था। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पकीज़ा आंचल के नावल रीड करें, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। कौन से नावल का नेम बताया करें। सैमा फिरदौसी, वेरी इंटरेस्टिंग नावल। अलीसा जी, नाइस नावल, आई रियली इन्जॉय इट। मुबसरा काशी, वेरी वेरी गुड। रूबी शेख, नाइस नावल। और ये माल्टे की चीज़ है, हाय आपको माल्टो का नहीं पता? रूबी शेख, माल्टे, किन्नू, ऑरेंज जो होते हैं खाने वाले उसको माल्टे बोलते हैं। किस दौर से हैं रूबी आपको माल्टो का नहीं पता? सायरा रियाज, बहुत ज़बरदस्त नावल। फादर का करेक्टर ठीक नहीं था एंड सिस्टर का, वो तो बेगैरत लोग सी कसमें। ज़ैनब सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। यार नावल तो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग था। आज के दौर में ये एक रियल स्टोरी भी है मेरी दोस्त की और उसके सर की शादी की तरह ये है ये नावल। बस यार कुछ कुछ नावल होते हैं रियलिटी बेस्ड भी। अल्लाह पाक सबके हाल पे रहम करें और सबको इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दें। हसन साजिद, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू। मलिक सबा, वालेकुम अस्सलाम, लास्ट पार्ट भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ तकी ने जाने का तो बोल दिया, लेकिन जानते इस सानू पिस्सू पै गए कि मैं भाई कैसे रहूँगी पीछे से। भाई उसको नहीं बोला था, भाई बोला था, मैं भाई कैसे रहूँगी। भाई नहीं बोला था कि ये रिसा भला भाई बोल सकती है अपने बंदे को ना। सर बोल सकती है, तकी बोल सकती है, भाई तो नहीं ना बोल सकती। और आहो तकी बेचारे ने रैम खा ही लिया, तरस खा ही लिया बुढ़ी ते अपनी ते। ईर्षा ने तकी को मिस नहीं करना था तो मुझे और आपको मिस करना था यार। आहो ऐसन आ गया। ऐसन तो बेचारा वैसे ईर्षा को बिस्त होने ही है ऐसे पूरे नावल दे विच। होर ओहदा कोई सीन नहीं सी, सिर्फ पता एक बिस्त होने वाला सीन हैगा सी। हाँ डर डर के तो ईर्षा की जान निकलने वाली हो गई थी। ईर्षा को आगे लग रहा था मैंने छड़ के भज गया, लेकिन ईर्षा बीबी ने जब आंखें खोल के सामान देखा तो फिर क्या कि नहीं पाई, उन्हें वापस इतने ही आना। हाँ तकी उसको फैमिली में ले गया था अपनी, उसकी फैमिली बड़ी अच्छी थी। उसकी सिस्टर और ईर्षा थे, सोच सोच के ईर्षा ने हवा बनाया हुआ था। तकी पहले ईर्षा से मोहब्बत करता था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो भी उस नूर की वजह से। आहो चवल दी बरा तो हुई सी, लेकिन फिर उनके बीच में सब क्लियर हो गया। एंडिंग बहुत मज़े की थी। ओवरऑल नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरा तो मोस्ट फेवरेट नावल है। अच्छा जी, बस ये आपकी फरमाइश पे मैंने पढ़ा था और ये मुझे याद आ गया नावल पढ़ने के बाद कि ये वाला नावल मैंने पहले रीड किया हुआ था। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन। दुआओं में याद रखें। सारे रियाज, बहुत ज़बरदस्त नावल। फादर का करेक्टर ठीक नहीं था एंड सिस्टर का, वो तो मैंने भी जहर लगते सिलान थी। आपने 2 दफ़ा कमेंट किया सायरा। नौमान शेख, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बहुत अच्छा नावल था, ज़बरदस्त। आप नमल नावल भी रीड करें प्लीज़, इंशाल्लाह यार नमल भी ज़रूर रीड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा मतलब ब्रेक लेके ना, जब क्योंकि नमल और ये जो मोस्ट फेमस नावल है ना ये हर जगह पे पड़े हुए हैं, तो ये एज अ सेकंड नावल के तौर पे आएंगे। तो जब मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी, जब मैं ज़रा घर वालों की नज़रों से हो जाऊँगी ओझ, मतलब अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो घर वाले भी एक ही रिकॉर्डिंग पे भी बड़ी मुश्किल से मुझे हो रही है कि जल्दी करके सो जाओ, टाइमली सो जाओ, सारा कुछ कर लो। तो बस फिर इसीलिए ना थोड़ा सा चल रहा है अभी तबीयत का सिलसिला, तो ये थोड़ी सेट हो जाए और फिर ज़रा वक्फा लेके करेंगे। चौधरी अब्दुल्ला, आपकी आवाज़ में नावल सुनने का अपना ही मज़ा है। प्लीज़ इमरान का नावल मुझसे पढ़ें प्लीज़, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मरीम अमजद, ईद मिलादुलनबी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक आज इस प्यारे दिन के सदके हमारे बिगड़े काम से वादे में गुनाहों की दुलदल में धंसने से बचा ले, आमीन सुम्मा आमीन। आपको भी मुबारक, दुआओं में याद रखें। फिज़ा इस्लाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन आज सारा दिन तबीयत बड़ी ख़राब रही है। नावल बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो आए चलते कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, चलते नावल की तरफ। वो ऑफिस से थकी हारी घर पहुंची तो अम्मा को सीन के तख्त पर मुतफक्कर बैठे पाए। इसका पहला ख्याल अब्बा की जानिब गया, ये ख्याल से हरासा कर गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आप यहाँ क्यों फ़िक्रमंद सी बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? अब्बा की तबीयत तो ठीक है। वो एक ही सांस में बोली तो अम्मा एक गहरी सांस भर कर रहेगी, फिर आहिस्ती से बोली, जरनीन बेटा सब ठीक है, अब्बा की तबीयत भी ठीक है। वो दरअसल आज तुम्हारी पप्पो आई थी।
इतना कहकर अम्मा खामोश होगी। पप्पो की आमद की बाबत जानकर जरनीन की तबीयत बोझल सी होगी। फिर तंजन बोली, आज भी वो कोई नई डिमांड लेकर आई होंगी? नहीं बेटा, आज खिलाफ मामूल कोई डिमांड तो नहीं की, अलबत्ता तुम पर बहुत तनकीद कर रही थी। मुझ पर क्या तनकीद की? वो थोड़ा हैरान होकर बोली। बकौल इनके कि जरनीन इनकी होने वाली बहू और ये बातें ने गवारा नहीं कि तुम दफ्तर में गैर मर्दों के साथ काम करो। अम्मा के मुंह से पप्पी की कई बात सुनकर वो चिढ़ गई। अम्मा, पप्पू हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझती? क्या हमारे घरेलू हालात इनसे पोशीदा हैं? आप किस तरह से दिन रात रात भर जाग कर 4 पैसे की खातिर लोगों को कपड़े सीती हैं? और हमारी बहनें वो खुद भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देती हैं, क्योंकि अब्बा की कलील पेंशन इस मूज़ और महंगाई में इंतहाई नाकाफी होती है। इस पर मत के अब्बा के कपड़ों की फ़ीस और दवाएँ, अब्बा के डॉक्टरों की फ़ीस और दवाएँ। जरनीन तल्खी से बोलती चलेगी। फिर मज़ीद गोया, अम्मा आपको मालूम है ना कि स्कूल की तनख्वाह से हमारा गुजर बसर किसी मुश्किल से होता था। अब ये जॉब मिली है तो कुछ आफियत हो जाएगी, लेकिन पप्पो को तो इस पर भी एतराज़ है। तुम्हारी बात दुरुस्त है बेटा, लेकिन हम लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना, और फिर पप्पो तुम्हारी होने वाली सास भी हैं। अम्मा की बात सुनकर जरनीन ने कहा, और अब्बा की बहन भी तो है ना, इन्हें क्यों अपने मासूर भाई और इनकी बच्चियों से हमदर्दी नहीं है? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि इन्हें तुम लोगों का न सही अपने भाई तक का ख्याल नहीं। अम्मा तल्खी से बोली, तो फिर आप भी पप्पो के एतराज़ात को खातिर में मत लाया करें। बेटा, कैसे खातिर में ना लाऊं? वो तुम्हारी होने वाली सास है। अम्मा जरनीन की बात के जवाब में बोली, होने वाली सास है, जब हो जाएंगी तब इनकी परवाह कीजिएगा। ये कहकर जरनीन अपने कमरे की जानी पड़ गई, जबकि अम्मा सोचों के समंदर में डूब गई। बस जरनीन तो कह के निकल गई, लेकिन अम्मा ने भी तो सोचना पैंदा ना हर पासे। आज पप्पो फिर अपनी बेटी और दामाद और बेटे के हमरा बराजमान थी और रात का खाना खाकर जाने के मूड में थी। चलो एक घर च पहले खान दे लाले पे तो पप्पो अपना टब्बर चुक के थे वड़ी रहती। जरनीन की तीनों बहनें ईमान, दुआ और मिशेल किचन में चती हुई थी, जबकि जरनीन जो ऑफिस से आकर सो गई थी वो इनकी आमद की वजह से उठकर पप्पो और इनकी बेटी के साथ सहन में बैठी हुई थी। पप्पो का बेटा आतिफ, जो जरनीन का मंगेतर भी था, वो अपने बहनों के हमरा टीवी लाउंज में मैच देख रहा था। मुमानी बस इस साल के आखिर में आतिफ भाई और जरनीन की शादी की तारीख दे ही दे, मुझे अपने इकलौते भाई की शादी का बहुत इश्तियाक है। आतिफ की छोटी बहन हमना जोश से बोली। फिर मज़ीद गोया भी, मुमानी पहनौनी में मुझे अगर आप सोने का सेट ना दे सके तो सोने की बारीक वाली चूड़ियाँ दे दीजिएगा, वो मेरे पास नहीं है। हमना की इस बात पर जरनीन और अम्मा दोनों पहलू बदल के रह गई। जरनीन ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन अम्मा का इशारा देख के कुछ खामोश रही। फिर इन दोनों से एक्सक्यूज़ करके किचन में आ गई, जहाँ मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के खानों की इश्तिहा अंगेज़ खुशबुएं उठ रही थी। आप ही चिकन कढ़ाई, कबाब और मटर पुलाव बना रहे हैं, जबकि दुआ ट्राइफल बना रही है। खानों की लिस्ट सुनकर जरनीन मज़ीद मुतफक्कर होगी, लेकिन ये गोश्त और खाने का सामान महीने के आखिर में कैसे आया? जरनीन ने अपनी बहनों से इस्तफसार किया तो ईमान को अपनी बहन के मुतफक्कर अंदाज पर प्यार आ गया। मेरी प्यारी आपी, आप परेशान ना हो, मिशेल और मैंने ट्यूशन के पैसों में से कुछ पैसे पसंदाज किए हुए थे। ईमान जरनीन की परेशानी दूर करने की गर्ज से बोली तो जरनीन अब परेशान होने की बजाय दुखी होगी। तुम दोनों ने पैसे यकीनन अपनी ज़रूरत के तहत रखे होंगे ना? जरनीन की बात पर ईमान और मिशेल दोनों नजर चुरा गई। फिर मिशेल बात टालने की गर्ज से और जरनीन का इस बात से ध्यान बटाने की गर्ज से बोली, आपी मैंने अब्बा को मुर्गी की यखनी दे दी है, वो तुम्हें याद कर रहे थे। अरे हाँ, मैं अब्बा के पास जाती हूँ, वो शायद इस वक्त अकेले होंगे। जरनीन चौंक कर बोली। किचन से चली गई तो दोनों बहनों ने इत्मीनान का सांस लिया। वो अब्बा के कमरे की जानिब आ रही थी कि दरवाजे पर रुक गई। अंदर से पप्पो की ज़ोर शोर से आवाज़ें आ रही थी। देखो हैदर भाई, तुमने जरनीन को ऑफिस में नौकरी की इजाज़त देकर गलती की। भाई जवान जहाँ लड़के और फिर वहाँ मर्द भी काम करते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो नाक चढ़ा कर बोली, ऐदा दे रिश्तियां तो बंदा आप इनकार करके ना साइड ते ला दे। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा, मेरा गरूर है, मुझे पूरा यकीन है वो मेरा गरूर मेरे मान की लाज रखेगी। हैदर साहब की बात पर जरनीन की आंखें भीग गई। जरनीन कमरे में जाने की बजाय जाए बिना छत की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली आई। ठंडी ठंडी और मोतर हवा ने जब इसके वजूद को छुआ तो इसके तने हुए असाब को खासा सुकून मिला। इसने आसमान की जानिब देखा, जहाँ चंद एक बादल के टुकड़े चौंतवी के चांद के तरफ में हाथ बांधे खड़े थे, जबकि सितारे चांद की रोशनी मुस्तार लेकर खूब टिमटिमा रहे थे। वो चांद सितारे देखने में इतनी महब थी कि इससे आतिफ के आने का एहसास भी ना हुआ। तो क्या सोचा तुमने? आतिफ की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह उछली। ओ आतिफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जरनीन अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, लेकिन आतिफ ने इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। जरनीन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वो इंतहाई रूखे फीके लहजे में बोला। क्या पूछा तुमने? जरनीन ने हकीकतन इसकी बात नहीं सुनी थी। तुम ये जॉब छोड़ी हो या नहीं? वो कतियत से बोला तो बात का मफहूम समझ कर जरनीन का दिल जा अपना सर दीवार से टकरा दे। तुम लोग इस बात को इतना इशू क्यों बना रहे हो? जरनीन अंदर से सुलग रही थी, लेकिन बज़ाहिर ठंडे लहजे में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोग इशू बना रहे हैं, तुम अपनी ज़िद पर अड़ी हुई हो। आतिफ नागवारी से बोला। जरनीन आतिफ की बात पर गहरी सांस भर कर रहेगी। आतिफ, तुम हमारे घर के हालात जानते हो। अब्बा को शुगर की बीमारी की वजह से इनकी एक टांग कट गई है, जिसकी वजह से इनकी नौकरी छूट गई और हमारा कोई भाई भी नहीं है जो कमाए। अब चूँकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं अपने घर का बोझ उठाऊँ, बल्कि अपनी मेरी बहनें और अम्मा भी घर का बोझ उठा। वो आतिफ को आराम से समझाना चाहती थी, लेकिन आतिफ इसकी बात दरमियान से कता करके बोला, बस बस अब अपनी मजबूरियों को रोना मेरे सामने मत रो।
आतिफ की बात पर जनीन के अंदर नागवारी की लहर उठी, जिसे वह यहाँ भी कर गई। मैं तुम्हारे सामने अपनी मजबूरी का रोना नहीं रो रही और ना ही कोई मर्द की ख्वास्तकार हूँ। बस मैं जो करी हूँ मुझे करने दो, वो दो टोक अंदाज में बोली। कैसे करने दो तुम्हें? आखिर तुम मेरी मंगेतर हो। आतिफ चमक कर बोला। मंगेतर हूँ, बीवी नहीं जो तुम मुझ पर हुक्म सादिर करो। आखिर जरीन कब तक बर्दाश्त का दामन थामे रखती, वो भी दो बोली। ओ आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये तो मेरी माँ की और मेरी शराफती के मामू पर तरस खाकर मैंने तुमसे मंगनी कर ली, वरना तुम्हें पूछता कौन था? और वो तुम्हारा अमीर कबीर ननियाल जो तुम लोगों को मुंह भी नहीं लगाता। इससे अच्छे तो हम हैं कि अम्मा तुम्हें बहू बनाने को तैयार होगी और तुम बजाय हमारा एहसान मानने के हमें ही आंखें दिखा रही हो। आतिफ घटियापन में पूरी तरह से होता है। मैं तुम्हारी इन सती बातों को कोई जवाब नहीं देना चाहती। जरनीन को आतिफ की बातों पर बेतहाशा इश्तियाल है, लेकिन वो सिर्फ अपने माँ बाप की खातिर आतिफ से इतना कहकर वहाँ से पलट आई, जबकि आतिफ वहाँ खड़ा पेचोताब खा कर रह गया। लाख लानत आतिफ तेरे थे, लाख लानत है। मामू के घर की तरफ से इनके बेटे तैमूर की शादी का कार्ड आया था। ये हकीकत थी कि जरनीन के ननियाल वाले जरनीन के घर वालों से बहुत कम मिला करते थे और इसका असल मुहर्रिक तबकाती फ़र्क था। जरनीन बेटा, तुम्हारे मामू खुद ये कार्ड देकर गया और तुम सब बहनों को कहे कि वो शादी से एक हफ्ता पहले ही रहने आ जाए। अम्मा खुशी जरनीन को बताई थी। अम्मा आप अच्छी तरह जानती हैं मुमानी जान को हम लोगों से ज़्यादा मेलजोल पसंद नहीं है। ख़ास मौक़ों पर भी हमें याद कर लेती हैं और हमारे ख्याल में हमें भी इनसे यूं ही मिलना चाहिए। हम भी ऐन वक्त पर तकरीब में जाकर शिरकत कर लेंगे। जरनीन सहूलत से बोली। तुम भी इसकी बात से मुत्तफ़िक होकर बोली। क्या तो तुम ठीक रही हो, थोड़ा थोड़ा मिलने से कम अज़ कम मेरे भाई से ताल्लुक़ तो जुड़ा हुआ, वरना तुम्हारी खाला तो मौक़ों पर भी हमें नहीं पूछती। अम्मा को उदास होता देखकर जरनीन ने एकदम बात बदली। अम्मा तैमूर तो नकाश से छोटा है, मामू को पहले नकाश की शादी करना चाहिए थी ना। हाँ बेटा, लेकिन नकाश बहुत मुख्तलिफ तबीयत का लड़का है। मैंने भी यही बात तुम्हारे मामू से कही। वो कहने लगे कि इसका मजाज सैलानी और मनमोजी है और हमको अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देता। अम्मा पूरी तफसील से बताते हुए बोली। वाकई आप ठीक कह रही हैं, नकाश का मिजाज बहुत अनोखा है। जरनीन सोचते हुए बोली। जहन में नकाश का सरापा लहरा गया। अभी 3 दिन पहले तो नकाश ने को उसने एक शॉपिंग सेंटर में देखा था, इसकी कोई लीग के साथ। आसिया को बाज़ार से कुछ लेना था, सो जरनीन को भी इसने साथ ऑफिस में वापस साथ ले लिया। नकाश एक इंतहाई मॉडर्न लड़की को बेदरेक शॉपिंग करवा रहा था। जरनीन ने नकाश से निगाह बचा ली थी और आसिया को वहाँ से जल्दी चलने को कहा। वो इस वक्त नकाश से मिलने के मूड में कतई नहीं थी, वरना जब भी नकाश से मिलता बहुत खुश अखलाकी से पेश आता था। अच्छा जी। ईमान कॉलेज से घर वापस आई तो कुछ परेशान सी थी। शाम तक वो उलझी रही। जरनीन ने ईमान की परेशानी भांप ली। ईमान क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? जरनीन ने इस्तफसार किया तो ईमान चौंकी। नहीं आपी, बस ऐसे ही इम्तिहान की कुछ फिक्र हो रही हो, बात बनाते हुए बोली। लेकिन जरनीन मुतमिन ना हुई। नहीं चलता, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, अपनी आप ही को नहीं बताओगी? जरनीन से प्यार करते हुए बोली तो ईमान की कुछ हिम्मत बंदी। वो आप ही दरअसल बात यह कि वो ज़रा सा झिझकी। हाँ बोलो जानू, क्या बात है? जरनीन प्यार से बोली। मेरी एक टीचर है मिसेस हारिस, वो अपने भाई के लिए हमारे घर आना चाह रही हैं। काफ़ी अरसे से वो बज़िद है। ओह तो ये बात है, जरनीन खुश होकर बोली। फिर मज़ीद गोया हुई। तो ये बात कहने में तुम इतना झिझक क्यों रही थी? आप ही आप बड़ी हैं, पहले आपकी शादी होना चाहिए ना। ईमान ने अपने दिल की बात की तो जरनीन बेसाख्ता हंस दी। मेरी बहना, ये सब किस्मत के खेल है कि इसका वक्त पहले आ जाए, ये तो तकदीर की बात है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्यारी सी बहना का दुल्हन बनने का वक्त आ गया। आखिर में उसे छेड़ते हुए बोली तो ईमान शर्मा गई। जरनीन ने अम्मा को बताया तो वो भी खुश हुई, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें जरनीन की भी फिक्र होगी। बेटा तुम ईमान से 3 साल बड़ी हो, पहले तुम रुखसत हो जाती तो अच्छा था। अम्मा धीरे से बोली। ओफ़ो अम्मा, अगर कुदरत की तरफ से ईमान का वक्त पहले आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी ईमान के लिए इतना अच्छा रिश्ता भेज रहा है। जरनीन अम्मा को कायल करते हुए बोली तो अम्मा खामोश रही। जरनीन की बात इनके दिल को लग रही थी। ठीक है बेटा, तुम ईमान से कहो कि मिसेस हारिस किसी दिन हमारे घर आ जाए। ईमान धीरे से बोली तो जरनीन खुश हो गई। मिसेस हारिस अपनी माँ, शोहर और बहन बहनोई के साथ आई और अपने भाई का रिश्ता दे गई, जो बैंक में अच्छी पोस्ट पर फाइज था। आंटी आप मेरे भाई की इंक्वायरी करवा लीजिए और अपनी तरफ से इत्मीनान करके हाँ कर दीजिए, मिसेस हारिस सहूलत से बोली। तो अम्मा ने इनके सारी से कहा, नहीं बहन, हमें इंक्वायरी करवाने की ज़रूरत नहीं, बस हम ज़रा लड़के को देखना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बहन, आपका अपना घर है, जब चाहें आप हमारे घर आइए, मिसेस हारिस खुश इखलाकी से बोली। फिर कुछ दिनों में अम्मा और जरनीन ने अपने तय मालूमात करके ईमान का रिश्ता ओके कर दिया। चलो एक दिन निबड़ी। आज तैमूर की मेहंदी थी। मामू ने सुबह ही ड्राइवर के हमरा गाड़ी भिजवा रही थी, लेकिन जरनीन का इतने सवेरे जाने का कतन मूड नहीं था। इस पर मज़ाद अब्बा को कल रात से हल्का सा टेम्परेचर भी हो गया था। ईमान कॉलेज गई हुई थी, जबकि दुआ और मिशेल बड़े ज़ोको शौक से जाने को तैयार थी, लेकिन अम्मा दोनों को यूँ अकेला भेजने से कतरा रही थी। इनकी भावच का सलूक बुरा नहीं था तो ख़ास अच्छा भी नहीं था। वो हमेशा अपनी नंद और इनके बच्चों से लिए दे रहती थी। अम्मा को तो सब का शिकार देकर जरनीन अम्मा से बोली, आप दुआ और मिशेल के साथ मामू के घर चली जाए, मैं अब्बा के पास ठहर जाती हूँ, और वैसे भी ऑफिस से मैंने आज की छुट्टी कर ली है, लिहाजा मैं अब्बा के पास रुक जाती हूँ। अरे बेटा, ये मेहंदी की रस्में तो लड़की वालों के लिए होती, तुम ऐसा करो दुआ और मिशेल के साथ चली जाओ, मैं इंशाल्लाह बारात में शिरकत कर लूँगी। अम्मा रसानियत से बोली तो जरनीन मज़ीद कुछ और ना बोल सकी। जरनीन, मिशेल और दुआ मामू की कोठी पर पहुंची तो वहाँ शादी की मखसूस गहमा गहमी थी।
मुमानी तीनों के सलाम का जवाब सरसरी सा देकर दूसरी जानिब चली गई, जहाँ इनके मैके वाले और दीगर मेहमान मौजूद थे। अलबत्ता मामू इन्हें देखकर बहुत खुश हुए। चलो शुक्र है कि तुम लोग आ गए, वरना मैं तुम लोगों से नाराज़ हो जाता, मामू खुश दिली से बोले। फिर ईमान और अम्मा के बारे में इस्तफसार किया तो ज़रनीन ने ईमान और अम्मा की गैर हाजिरी की वजह बता दी। मैं ड्राइवर को रात को भेज दूंगा ताकि वो ईमान को इन वक्त पर ले आए, मामू रसानियत से बोले। नहीं मामू जान, दरअसल ईमान के कॉलेज में टेस्ट हो रहे हैं, इसका आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ज़रनीन माजरत को आना अंदाज में बोली तो मामू सर हिला के। इस दौरान ज़रनीन के मामू ज़ात बहन नीलम वहाँ आ गई, जो 3 बच्चों की माँ थी। अस्सलाम वालेकुम नीलम बाजी, कैसी हैं आप? तीनों ने आगे पीछे सलाम किया। फिर ज़रनीन ने खैरियत दरियाफ्त की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसी हो? वो खुश अखलाकी से बोली तो ज़रनीन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। इनसे सलाम दुआ के बाद तीनों बहनें सिटिंग रूम में आ गई, जहाँ इनके ननियाली कजन्स के साथ साथ कुछ अजनबी चेहरे भी थे। ज़रनीन का यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, अलबत्ता दुआ और मिशेल दीगर लड़कियों के साथ मेहंदी के थाल वगैरह सजाने लगी। फ़ोन की मुसलसल बजती बेल पर ईमान नमाज जल्दी जल्दी ख़त्म करके टेलीफोन की तरफ भागी। हेलो, ईमान ने रिसीवर उठाकर जल्दी से हेलो कहा, लेकिन मुकाबिल की आवाज़ सुनकर ना जाने को ईमान बेमस हो गई। मैं आतिफ़ बात कर रहा हूँ, ज़रा ज़रनीन से बात करो, इंतहाई अखड़ लहजे में बोलता आतिफ़ ईमान को सख्त बुरा लगा। आतिफ़ मैंने भी जहर लग रहा, बेगैरत। आतिफ़ भाई, ज़रनीन आपी तैमूर भाई की मेहंदी में गई हुई है, ईमान पर मुश्किल अपने लहजे को नरम बनाकर बोली। कब गई वो मेहंदी में? इसे ज़रा नहीं मालूम कि मेहंदी में जाने से पहले इसे मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए। तो बाला गना होता, तेरे को इजाज़त लेकर जावे लान दिया। आतिफ़ रऊनत और रहाई से बोला, जबकि दूसरी जानिब ईमान का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। इतना तो रिश्ते पहले तोड़ देने चाहिए। क्यों आतिफ़ भाई, इसमें गुस्से की क्या बात है? मम्मा पापा की इजाज़त से गई है, ईमान तल्खी से बोली तो दूसरी जानिब वो इंतहाई सुलग कर बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं इसका कुछ नहीं लगता? एक तो मुझसे पूछे बगैर मुहतरमा ने मर्दों के ऑफिस में नौकरी कर ली और अब मौसूफ़ा सैर सपाटों को निकल खड़ी हुई, वो भी मुझे बताए बिना। आतिफ़ भाई, वो सैर सपाटों के लिए नहीं गई, बल्कि अपने मामूज़द भाई की रस्म मेहंदी में गई हैं। ईमान एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। ये भी खूब कही तुमने, जो मामू और इनकी फैमिली तुम लोगों को मुंह तक नहीं लगाती, इनके तकरीबात और खुशियों में तुम लोग दौड़े दौड़े चले जाते हो। आतिफ़ के अल्फाज ने ईमान को चलते हुए तन्नूर पर डाल दिया, लेकिन बाय मजबूरी वो खामोश रहने की सिवा कर भी कह सकती थी। बता देना अपनी आपी को, अगर इन्हें कुछ फुर्सत मिलता तो मुझे फ़ोन कर ले। ये कहकर आतिफ़ ने खटाक से रिसीवर रख दिया, जबकि ईमान गुमसुम सी रिसीवर पकड़े न जाने कितनी देर खड़ी रही कि अम्मा नमाज से फारिग होकर जब लाउंज में आई तो ईमान को साख्त खड़ा देकर बहुत ज़ोर से चौंकी। अरे ईमान, क्या हुआ? किसका फ़ोन था और तुम्हारा चेहरा इतना जर्द और उतरा हुआ क्यों है? अम्मा इसके करीब आकर फिक्रमंदी से बोली। आतिफ़ भाई का फ़ोन था, ईमान आहिस्तगी से बोली। आतिफ़ का फ़ोन था? क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि आप ही को मामू के घर जाने से पहले इनकी इजाज़त लेनी चाहिए थी। ईमान नागवारी से बोली तो अम्मा भी बेजार सी होगी। ये आतिफ़ तो बिल्कुल बावला लड़का है, भला अभी से इससे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? अभी तो वो अपने माँ बाप के घर पे है। अम्मा, जब आतिफ़ भाई शादी से पहले आप ही को इतनी पाबंदियों और सख्तियों में रख रहे हैं, तो शादी के बाद तो न जाने क्या सलूक करेंगे मेरी नाजुक और हसास आपी के साथ। ईमान इंतहाई फिक्रमंदी से बोली तो अम्मा भी गहरी सांस भर कर रहेगी। बेटा, यही खदशात तो मुझे दिन रात दिन किसी नाक की तरह डसते रहते। मेरी ज़रनीन फूलों से ज़्यादा नर्म नाजुक और आतिफ़ इतना एक अक्खड़ और सख्त मजाज इंसान, संगलाख चट्टान की मानित। अम्मा अफसोस और तासुब से बोली तो अम्मा, ये तो फिर आंखों देखी मगी निकलने वाली मिसाल हुई। आप क्यों जानबूझकर आप ही को इस अंधे कुएं में फेंक रही हैं, जहाँ आप ही के लिए कोई भी रोशनी का रोज़न और खुशी के तमतमाते जुगनू भी ना होंगे? ईमान और हंसी होकर बोली। फिर मज़ीद गोया भी, अम्मा आप प्लीज़ आप ही का रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। ये इतना आसान नहीं है कि तुम अपनी फुप्पो को नहीं जानती। वो पूरे ख़ानदान में मेरी बच्ची के शफाफ किरदार पर छींटे उछालेंगी। फिर मेरी 2 बेटियां और भी तो हैं, इनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? कौन आएगा इन्हें ब्याने? अम्मा खौफज़दा सी होकर बोली। ओफ़ो अम्मा, आप क्यों इतना डरती हैं? अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो इंशाल्लाह मिशर और दुआ के नसीब भी खोल देगा, और ज़रनीन आप ही को भी आतिफ़ भाई से लाखों गुना अच्छा बर मिल जाएगा। बस एक बार आप खुद पर और इस ज़ात पर भरोसा कीजिए जिसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है। ईमान अम्मा की हिम्मत बांधते हुए बोली। वो फितरतन डरपोक और कम हिम्मत औरत थी। हैदर साहब के साथ जब शादी होकर आई तब से अपने ससुराल वालों से दबती आई थी। इन्हें दबता देखकर इनके ससुराल वाले इन पर हावी हो गए थे। वो आतिफ़ से ज़रनीन का रिश्ता हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने शौहर की ख्वाहिश और अपनी नंद के जारहाना तबीयत के बाइस इन्होंने अपने लबों पर कुफल डाल लिए। हैदर साहब को आतिफ़ की इस कदर खोटी तबीयत का अंदाज़ा नहीं था, वरना वो शायद कभी भी ये रिश्ता तय न करते। आतिफ़ इतना अय्यार और मक्कार था कि अपने मामू के सामने इंतहाई सारतमंद और फरमा बरदार भांजे की तरह आता था। वो इस रिश्ते से इतना मुतमिन थे कि अम्मा की हिम्मत न हुई कि इन्हें आतिफ़ के असर रंग से आगाह करती। एक तो माजूरी, ऊपर से बेकारी ने इतना हसार सुजनकी से बेजार कर दिया था कि अक्सर बेशतर अपनी मौत की खुद दुआएं मांगते थे। ऐसे में नहीं बता दिया जाता कि आतिफ़ ज़रनीन के किसी तौर काबिल नहीं, तो शायद ये सदमा इनके दिलो दिमाग में बहुत कारी ज़रब लगा देता। अल्लाह ताला पर भरोसा है मुझे ईमान, अम्मा इसकी से बोली। फिर मज़ीद गोया हुई। अब आतिफ़ ज़रनीन से लड़ेगा? हाय मेरी बच्ची कहाँ फंस गई? अम्मा की बात सुनकर ईमान भी उदास हो गई। अद्दा ने तो बंदा को आगे बहुत कसम। रेड कलर के शिफॉन जॉर्जेट के सूट में कॉपर रंग के मोतियों से बने काम के सूट में
ज़रनीन बहुत प्यारी लग रही थी। अपने शोल्डर कट बालों को पिन अप करके चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप किए आज वो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। अलबत्ता ज्वेलरी के नाम पर इसने सोने के टॉप्स पहने हुए थे क्योंकि ज्वेलरी का इसे बिल्कुल शौक नहीं था, जबकि सोने के टॉप्स वो हमेशा पहने रखती थी जो इसे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे क्योंकि टॉप्स अब्बा ने इसे मैट्रिक में पोजीशन लाने पर गिफ्ट किए थे। ग्रीन और गोल्डन इम्तजाज के पशवाश और पजामे में मिशेल और आतिशी गुलाबी पशवाश पजामे में दुआ भी बहुत प्यारी लग रही थी। मेहंदी का इंतजाम शहर के मारूफ होटल में था। दुआ और मिशेल बहुत इंजॉय कर रही थी मगर ज़रनीन का सारा ध्यान अब्बा की तबीयत की जानिब था। आज सुबह यहाँ आते हुए वक्त वो अपना मोबाइल भी घर छोड़ आई थी। तमाम लड़के बड़े ज़ोर शोर से गाने गाने में मसरूफ़ थी और इस शोर से ज़रनीन का सर का दर्द भी बढ़ गया था। अरे ज़रनीन, तुम वहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम भी लड़कियों के साथ गाने गाओ। ज़रनीन की छोटी मुमानी ने से अकेला बैठा देखा तो इंतहाई खुश इखलाकी से बोली, नहीं छोटी मुमानी, मैं यहाँ बिल्कुल ईजी हूँ। वो छोटी मुमानी के इस इखलाक की वजह बखूबी जानती थी। इस वक्त अपनी बेटी के होने वाले ससुराल वालों के साथ मौजूद थी। वो इन लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि इनके ताल्लुकात अपने ससुराल वालों से कितने अच्छे हैं। ज़रनीन तो उधर निगाह दौड़ा रही थी कि एक शख्स पर इसकी निगाह एक पल को ठहरी। वो नकाश यही पाकिस्तान में है? इंतहाई रफ फुली में हमेशा की तरह नकाश तमाम महफिल में मुनफरिद और अलग लग रहा था कि कई लड़कियों की निगाहों का मरकज़ बना हुआ था। जबकि इसके पहलू में ब्लैक रंग की फैंसी साड़ी जिसके स्लीवलेस ब्लाउज में सफ़ेद नगों का इंतहाई दिलकश और नाजुक काम किया हुआ था और इसी की हमरंग ज्वेलरी पहने वो ब्लैक ब्यूटी भी हरगिज़ नज़रअंदाज किए जाने के लायक नहीं थी। वह नकाश के साथ गर्दन अकड़ाए मगरूराना मुस्कुराहट लिए ऐसे घूम रही थी जैसे किसी रियासत की शहजादी हो। थोड़ी देर बाद नकाश लेडी साइड पर आया तो इसकी निगाह अलग थलग बैठी ज़रनीन पर पड़ी। वो इस लड़की के हमरा ज़रनीन के पास आया। ओ ज़रनीन, ये तुम? कितने अरसे बाद तुम्हें देखा है? नकाश हैरत से बोला। तो ज़रनीन ने मुस्कुराकर नकाश को सलाम किया। वो नकाश की अजीबोगरीब फितरत से खूब वाकिफ़ थी। वो अपने घर वालों से क्या पूरी दुनिया से हट करता। बकौल ईमान के मैंने नकाश भाई जैसा अनोखा बंदा आज तक नहीं देखा। अब नकाश अपनी फ्रेंड से ज़रनीन का तारुफ करा रहा था। और सुनाओ हनी, तुम्हारे मंगेतर का क्या हाल है? नकाश बोला, वो ठीक है, आप सुनाए, अमेरिका से कब आए? ज़रनीन नरम लहजे में बोली, मैं पिछले हफ्ते आया था और अब तैमूर के वलीमे की रात बिज़नेस के सिलसिले में टोरंटो चला जाऊँगा। नकाश अपने मखसूस अंदाज में बोला तो ज़रनीन मुस्कुरा कर बोली, आप तो हमेशा से मसरूफ़ रहते हैं। और नकाश, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मासद के चली जाए, जाके घुटन दे विच मर जाके। इंतहाई दिलकश सी नस्वानी आवाज़ पर नकाश और ज़रनीन ने चौंक कर इसे देखा। दोनों थोड़ी देर के लिए इसे फरामोश कर गए थे। ओके डियर, फिर मुलाकात होगी, ज़रनीन से कहकर बिना इसके जवाब सुने बस लड़की के साथ चलता बना। बाकी नकाश बड़ा अनोखा इंसान है, ज़रनीन खुद से बोली, फिर खुद ही मुस्कुरा दी। अब्बा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लिहाजा ज़रनीन ने मोहल्ले के डॉक्टर से मशवरा करके इन्हें करीबी अस्पताल में एडमिट करवा दिया। वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे। ज़रनीन, मेरे जाने का वक्त शायद आ गया, तुम अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना। अब्बा टूटे फूटे लहजे में ज़रनीन से बोले तो ज़रनीन की आंखें गोया समंदर बन गई। अब्बा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, हमें आपके सहारे की ज़रूरत है, आपकी शफ़क़त की ज़रूरत है, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ज़रनीन ने कहते कहते आखिर में अब्बा का हाथ अपने हाथों में लेकर इजाज़त से कहा तो अब्बा के होंठों पर एक थकी थकी मुस्कुराहट फैल गई। बेटा, मौत तो बरहक है, इससे फ़रार किसी भी नफ्स को जुर्रत नहीं, हर नफ्स को मौत का जायका चखना। वो तो समझाते हो बोले, आप ऐसी बातें करके क्यों हमें हौला रहे हैं? मौसमी बुखार है आपको, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अम्मा रोती हुई ज़रनीन को अपने साथ लगाते हुए बोली, फिर ज़रनीन की तरफ मतवज्जो होकर गोई, ज़रनीन बेटा तुम घर जाओ, ईमान मिशाल और दुआ के लिए वो हरासा हो रही होंगी। अम्मा, मेरे अब्बा को छोड़ कर जाने को दिल नहीं चाह रहा, ज़रनीन बेबसी से बोली। इसी दौरान पप्पू आते दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गए। हद होगी भाभी, मेरा भाई अस्पताल में पड़ा और मुझे किसी ने खबर तक न की। पप्पू अपने मखसूस अंदाज में पाटदार आवाज़ में बोली, जबकि आतिफ के चेहरे पर भी 12 बज रहे थे। ज़रनीन अपने तने हुए असाब को रिलैक्स करने की गर्ज से कमरे से बाहर आकर बालकनी में खड़े होकर अस्पताल की बाहर भागती दौड़ती जिंदगी को देखने लगी। अभी से खड़े हुए थोड़ी देर हुई थी कि कब से आतिफ की सुलगती आवाज़ इसकी समातों से टकराई। तुम मुझे एक फ़ोन तो कर सकती थी, वो सिर्फ तुम्हारे अब्बा नहीं मेरे भी कुछ लगते हैं। आई एम सॉरी आतिफ, आज सुबह भागम भागम अब्बा को अस्पताल लाए, मैं अभी तुम्हें फ़ोन करनी चाह रही थी। ज़रनीन नरम लहजे में आसानी से बोली, लेकिन आतिफ के बिगड़े तेवर हवस बरकरार थे। फिर हनकारा भरकर बोला, तुम कल किसकी इजाज़त से अपने मामू के घर फंक्शन में गई थी? आतिफ का जुमला सुनकर ज़रनीन ने इंतहाई तहैयर के आलम में आतिफ को देखा। आतिफ, आप समझते क्यों नहीं, मैं मामू के घर अपने माँ बाप की इजाज़त से गई थी। वो ठोस लहजे में बोली तो आतिफ को उसका जुमला इंतहाई बुरा लगा। हाँ, मैं तो दूध पीता बच्चा हूँ ना, जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम मेरी होने वाली बीवी हो ज़रनीन, और मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि तुम शुतर बेमहार इधर से उधर पूरे शहर में डोलती फिरो। आतिफ बिना इधर उधर लोगों का लिहाज किए से सख्त लहजे में सुनाता चला गया। आतिफ, खुदा के वास्ते इस वक्त आप यहाँ से चले जाए, मेरा जहन बहुत मुंतशिर है। ज़रनीन ज़बत और बर्दाश्त का तेज़ गर्म घूंट निकलते हुए बड़ी मुश्किल से बोली। आतिफ इसके जवाब में कुछ न बोला, अलबत्ता एक कटीली निगाह इस पर डालकर वहाँ से चला गया, जबकि ज़रनीन ने अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। ज़रनीन ने अम्मा को ज़बरदस्ती घर भेज दी और खुद अब्बा के साथ अस्पताल में रही। रात को मामू नकाश के हमरा अपने बहनोई को देखने अस्पताल आए तो ज़रनीन ने देखकर थोड़ा हैरान हुई। अरे मामू, आप लोग? आज तो तैमूर भाई की बारात है ना? हाँ बेटा, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि आज के लिए फ़ंक्शन रात 12 बजे के बाद ही शुरू होते हैं। मैंने सोचा दुल्हा भाई को पहले देख कर आ जाऊँ। मामू मतानत से बोले तो ज़रनीन ने भी
तायदी अंदाज में सर लाया। अब कैसे अंकल? नकाश की आवाज़ पर इसकी जानी मतवज्जा हुई। अब तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बुखार नहीं है, लेकिन कमज़ोरी बहुत है। ज़रनीन गहरी नींद में मुस्तग़रिक़ अब्बा को प्यार भरी निगाहों से देखकर बोली, हनी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना। नकाश के केयरिंग अंदाज पर ज़रनीन हौले से मुस्कुराकर सर इस्पात में हिला गई। नकाश, आप अभी तक ज़रनीन को हनी बोलते हैं? मामू हैरत से बोले। नकाश बचपन से ज़रनीन को हनी कहता था क्योंकि ज़रनीन को शहद खाने का बहुत शौक़ था। यस पापा, वो मुस्कुराकर बोला तो ज़रनीन और मामू भी मुस्कुरा दिए। सुबह अम्मा के हमरा तीनों बहनें आ गई तो ज़रनीन ने सोचा वो ऑफिस चली थी। अब्बा की तबीयत भी काफ़ी बेहतर थी, चूँकि इसकी जॉब नहीं थी लिहाजा वो ज़्यादा छुट्टियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और वैसे भी शाम को अब्बा डिस्चार्ज भी होने वाले थे। ज़रनीन घर आकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई और ऑफिस चली गई। शाम को वो डायरेक्ट ऑफिस से अस्पताल आ गई जहाँ पुप्पो और आतिफ भी मौजूद थे। इन्हें यहाँ देखकर ज़रनीन की थकन मजीद दो चंद होगी। पुप्पो और आतिफ को सलाम करके वो धीरे से अम्मा से बोली, अम्मा मैं अस्पताल का हिसाब करके आती हूँ, फिर हम अब्बा को लेकर चलते हैं। वो बोली तो आहिस्ता आवाज़ में थी, लेकिन पास खड़े आतिफ ने सब कुछ बखूबी सुन लिया। मैंने तमाम हिसाबात क्लियर कर दिए, चलो घर चलने की तैयारी करो। आतिफ इंतहाई अकड़ कर मगरूर अंदाज में बोला तो इसने अम्मा जान को तादीबी निगाहों से देखा। भले क्या ज़रूरत थी अम्मा को आतिफ से बिल जमा करवाने की? अब शायद तमाम ज़िंदगी तुम मुझे इस एहसान का ताना देते रहोगे। आतिफ ज़रनीन दिल ही दिल में बोली। ते होर के तां लानती दा एहसान लेना बनदा ही नहीं, ना लेना चाहिए किसी ने। बंदा फाका घट ले वेदा ते लानती बगैरता दा इंसान एहसान लैन दी बजाय। ईमान के ससुराल वाले शादी पर जोर दे रहे थे। ईमान अम्मा खुद भी ये चाहती थी जल्द से जल्द ईमान और ज़रनीन के फ़र्ज़ सुबकदोश हो जाएं, ताकि जबकि अब्बा भी ये खबर सुनकर खुश हुए। चलो नेक वक्त मैं अपनी खुशी ज़िंदगी में खुशी देख लूँगा। अब्बा की खुशी और तमानियत को महसूस करके वो भी मुतमिन हो गई थी, लेकिन जब पप्पो से इस बाबत का तज़किरा किया तो मुँह बनाकर बोली, अभी तो मेरे आतिफ की जॉब लगी है, इसे थोड़ा सेट तो होने दो। मगर आपके भाई की ख्वाहिश है कि अपनी दोनों बेटियों की रुखसती अपने हाथों से करें। अम्मा आसानी से बोली, ठीक है, मैं आतिफ, हमना और अपने दामाद से बात करके बताती हूँ। पप्पो अपने मखसूस अंदाज में बोली। फिर 2 दिन बाद इन्होंने भी रजामंदी दे दी, लेकिन जहेज़ की एक लंबी फहरिस्त के साथ। अम्मा हम किस तरह से पप्पो की डिमांड्स पूरी करेंगे? ज़रनीन चीज़ों की इतनी लंबी फहरिस्त पढ़कर हवास पाख्ता सी होकर बोली, बेटा जब तुम्हारी पप्पो ये फहरिस्त लाई थी मैंने भी दबे दबे लहजे में इनसे इस बाबत इस्तफसार किया, लेकिन वो चिढ़कर बोली, मेरा एक ही तो बेटा, आखिर हमारे भी कुछ अरमान है, और फिर ज़रनीन ने इतने अरसे से जॉब भी तो करी, यकीन है तुमने अच्छा खासा जोड़ लिया होगा। अम्मा तमाम तफसील बताते हुए गमगीन सी होगी। अम्मा पप्पो से साफ कह दीजिए हम इनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। ज़रनीन कतियत से बोली तो अम्मा ने दहल कर इसे देखा। नहीं बच्चे, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो कहीं रिश्ता ना तोड़ दे, फिर सारे ख़ानदान में हमारी कितनी सुबकी होगी। अम्मा जल्दी से बोली, अम्मा क्या इस पूरी दुनिया में आतिफ ही रह गया मेरे लिए, और आप ख़ानदान वालों की क्यों इतनी फ़िक्र करती है? कौन कोई आता है हमसे मिलने? जानते सब कि हम पर कड़ा वक्त आ पड़ा है, कोई झांकता भी नहीं है। ठंडे और धीमे मजाज की ज़रनीन का बिलाकर जवाब दे गया। वो चटक कर बोली तो कमरे में आती ईमान के कानों में भी ज़रनीन के अल्फाज पड़े, आप ही बिल्कुल ठीक कह रही है कि इस भरी दुनिया में सिर्फ आतिफ भाई रह गए। अम्मा आप देखिएगा आप ही का नसीब कितना चमकदार और उजला होगा। ईमान अम्मा के ठंडे होते हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोली, और तुम्हारे अब्बा जो इतना खुश हैं इन्हें मैं क्या बताऊँ? अम्मा बेबसी से बोली तो दोनों बहनों की ज़ुबान तालू से चिपकी। फिर ईमान गद्दे तौक़ुफ़ के बाद बोली, अब अब्बा को ये तो बताइए कि पप्पो ने जहेज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड की है, लंबी लिस्ट भेजी है, पप्पो से ये भी वाशगाफ अल्फाज में कह दीजिए कि हम इनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। ईमान नरमी से बोली, ईमान बिल्कुल ठीक कह रही है, आप अब्बा से नहीं तो पप्पो से तो बात ज़रूर करें कीजिए। ज़रनीन तायदी अंदाज में बोली तो अम्मा किसी गहरी सोच में डूब गई। अम्मा को पप्पो से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगले दिन आतिफ ने ज़रनीन को बताया बिना इसके ऑफिस में आदम का। ज़रनीन जो अपने कॉलीग फैसल के साथ किसी बात पर हंस रही थी, आतिफ को अपने कैबिन में छापा मारने वाले अंदाज में आता देखकर पल की पल खामोश हो गई। अरे आतिफ आप अचानक? ज़रनीन फ़कत इतना ही बोली कि आतिफ फट पड़ा। अब समझा कि तुम क्यों ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती हो। फैसल को कीना तोज़ निगाहों से देखता हुआ अंगारे चबाकर बोला, जबकि दूसरी जानिब मारी खिफ़्फ़त और तज़लील के ज़रनीन का चेहरा सुर्ख हो गया। आतिफ आप गलत समझ रहे हैं, फैसल मेरे भाई जैसे। वो अपनी पोजीशन साफ़ करने की गर्ज से जल्दी जल्दी बोली, लेकिन आतिफ ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं तुम जैसी बदकिरदार और बेहया लड़की से अभी और इसी वक्त शट अप मिस्टर आतिफ। इससे पहले कि आतिफ इसे मजीद हमेशा के लिए इसे खुद की निगाहों में गिरा देता, इसे खाक कर जाता, वो इसका जुमला कता करके ऊंची आवाज़ में बोली, अब इससे आगे एक लफ्ज़ भी मत कहिएगा, वरना मालूम नहीं मैं क्या कर डालूंगी। और ये ले अपनी मंगनी की अंगूठी। वो अपने हाथ की उंगली से अंगूठी उतार कर बोली, आप क्या मुझसे शादी करने से इनकार करेंगे? मैं खुद ये रिश्ता तोड़ती हूँ। इसके ऑफिस का पूरा स्टाफ ये तमाशा देख रहा था। बाज़ लोगों के चेहरों पर तासुब से तो कुछ तमस्कराती और मजाक उड़ाती निगाहों से देख रहे थे। आतिफ मजीद इसे सुनता हुआ वहाँ से चला गया तो ज़रनीन ने अपने साख्त वजूद को कुर्सी पर डाला। आप लोग अपना काम कीजिए, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा। फैसल ने तमाम स्टाफ को मुखातिब करके कहा, फिर मुड़कर ज़रनीन को देखा जो सुर्ख आंखें चेहरा लिए लंबे लंबे सांस ले रही थी। फैसल जल्दी से जाकर इसके लिए पानी का गिलास लाया, जिसे इसने एक ही सांस में पी लिया। आर यू ओके ज़रनीन? फैसल पशेमानी से बोला तो एकदम ज़रनीन की आंखें पानियों से भर गई। इसने बमुश्किल सारा इस्पात मिला, ज़रनीन आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपके मंगेतर ने आप जैसी शफाफ लड़की पर शक किया। फैसल ने दामद से बोला, वो एक बीमार ज़हनियत का इंसान है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ज़रनीन जहरखंद लहजे में बोली, फिर इसे माजरत ख़ुआना अंदाज में कोई, आई एम सॉरी फैसल, मैं आपके बेटे की सालगिरह में शिरकत नहीं कर सकूँगी। इट्स ओके ज़रनीन, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके मंगेतर की बदगुमानी दूर करने की कोशिश करूँ। वो अभी तक दामद के समंदर में गोता जन था और इस समंदर से अपना सर नहीं उठा पा रहा था। लान तिब्बे गैरत।
जरनीन से बहनों की तरह अजीज़ थी। वो ये हरगिज़ नहीं चाहता था कि इसकी वजह से जरनीन के घर बसने से पहले उजड़ जाए। प्लीज़ फैसल, इस सारे किस्से में आप खुद को कसूरवार ना समझे। आतिफ ने हमेशा मुझ पर शक किया है, कभी मुझ पर एतमाद नहीं किया, और जिन रिश्तों में शक व बदएतमादी के बाद वो रिश्ता कभी भी पंपता नहीं है। बिना एतमाद व भरोसे के मियाँ बीवी का रिश्ता इसी चलते चिराग की मानित होता है, जो आंधी की जद में हो और किसी भी पल शक का झोंका इस रिश्ते की लो को बुझा दे। मुझे पहले ही अंदाजा था कि हमारे रिश्ते की लो बहुत जल्द बुझ जाएगी। जरनीन तासुब से बोली, फिर फैसल से कहकर अपना पर्स संभाल कर बाहर निकल आई। अभी थोड़ी देर पहले पुप्पो तमाम सामान वापस कर गई, बल्कि इनके मुंह पर मार गई थी, और साथ ही अपनी भावजो जरनीन को बेनकुत सुनाई थी। अब्बा को तमाम वाक़े का इल्म हो चुका था। इस वक्त से वह गुमसुम से थे। घर में एक सोगवारी सी कैफियत कायम थी, लेकिन जरनीन का दिल बहुत मुतमिन था, क्योंकि जब पुप्पो ने अब्बा को जरनीन के करतूत बताने चाहे तो उन्होंने ये कहकर खामोश कर दिया, मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है, मेरा दायां हाथ, और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर पुप्पो और ज़रा किलस गई। इस दिन के बाद से जरनीन ऑफिस नहीं गई। इसके अंदर लोगों की मजाक उड़ाती मानी के इस निगाहों को बर्दाश्त करने की ताब नहीं थी। अब वो किसी दूसरी जगह जॉब के लिए कोशिशें कर रही थी, साथ ईमान की शादी की भी तैयारियों में हिस्सा ले रही थी। फुरकान इंटरप्राइजेस से जरनीन इंटरव्यू देकर निकली तो गेट से बाहर इसकी मुलाकात नकाश से होगी। तुम यहाँ कैसे? नकाश ने अपने मखसूस अंदाज में इस्तफसार किया। इसके लहजे में न हैरत थी न तजस्सुस के यहाँ क्या करी, और यही नकाश की तबीयत का खासा था। वो किसी भी बात का तासुर नहीं देता था। इसने अपने मजाक के मौसमों को न जाने अपनी ज़ात के किस कोने में छुपा कर रखा था कि इसके किसी भी अमल या जुमले से इसकी हैरानी, परेशानी, खुशी, गमी जैसे तासुरात का मालूम नहीं होता। दरअसल मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई थी, जरनीन ने जवाब दिया। तो पहले वाली जॉब तुमने छोड़ दी? जी वो छोड़ दी, जरनीन ने मुख्तसर जवाब दिया। ओके, फिर समझो तुम्हें यहाँ जॉब मिल गई। वो फिर अपने मखसूस अंदाज में बोला, लेकिन जरनीन बेतहाशा खुश होगी। सच नकाश, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। वो एक्साइटेड होकर बोली, हनी हो जाए नहीं, समझो हो गया। नकाश ने इस जुमले ने से गहरे इत्मीनान से नमाज दी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पुप्पो जान से भी मुलाकात हो जाएगी। वो गाड़ी की जानिब मुड़कर बोला तो जरनीन ने भी इसकी तकलीद की। हनी तुमने कहाँ तक पढ़ा है? सहूलत से ड्राइव करते नकाश ने इस्तफसार किया। BBA किया, मज़ीद पढ़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन अब्बा की बीमारी की वजह से वो हसरत बन गई। वो बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में बोली, लेकिन अंदर से बुझ गई। MBA की डिग्री लेना इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश और ख्वाब थी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि US से स्टूडेंट वीज़े पे चली जाओ और वहाँ से MBA करके यहाँ हो, तो यहाँ तुम्हें बेहतरीन जॉब मिल सकती है। नकाश की बात पर जरनीन ने इस्तजाबिया नज़रों से नकाश को देखा। आप शायद मजाक करें, मैं और अमेरिका, वो भी अपनी तलीम मुकम्मल करने जाऊँ? नामुमकिन, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जरनीन ने इंतहाई शिद्दत से गर्दन नफ़ी में हिलाई। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। तुम हामी तो भरो, मैं तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा देता हूँ। नकाश ने कहकर जरनीन को तहय्युर इस्तिजाब के समंदर में धकेल दिया। आप मुझे अमेरिका भिजवाएंगे? वो बेयकीनी की कैफियत में घिर कर बोली, वहाँ मेरा दोस्त अपनी वाइफ के साथ रहता है, तुम इन लोगों के साथ रह लेना। महज 2 साल की तो बात है, फिर तुम्हारा फ्यूचर बहुत शानदार होगा। नकाश इसकी हैरानी को खातिर में लाए बगैर बोला, मैं सोच कर आपको बताऊँगी। जरनीन फ़कत इतने कह सकी, लेकिन अंदर से वो अच्छी खासी उलझ गई थी। ईमान की शादी बखैर आफियत अंजाम पा गई तो अम्मा और जरनीन ने सुख का सांस लिया। सारा घर इस पर लौंधा पड़ा था। वो जल्दी जल्दी घर समेटने लगी। जरनीन बेटा, कल सुबह कर लेना, तुम भी बहुत थक गई होगी। अम्मा से काम करते देखकर मोहब्बत और शफकत से बोली, नहीं अम्मा, कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है। फुरकान इंटरप्राइजेज में जॉब करते थे, महज 1 महीना ही हुआ था। वह नकाश के दिल से ममनून और मशकूर थी कि इसके तवस्सुत से जल्दी दूसरी जॉब मिल गई। आज चूँकि ईमान की रुखसती थी, लिहाजा ने छुट्टी कर ली थी, लेकिन कल ही से हर कीमत पर ऑफिस जाना था। ईमान की रुखसती में नकाश भी आया था, वही रफ सहूलिया और बेपरवाह अंदाज लिए, जबकि मामू मानी अमेरिका गए हुए थे। थोड़ी देर बाद मिशल और दुआ भी कपड़े बदल कर जनीन का हाथ बता रही थी। अच्छा जी, विआह तो बात जो घर दा हशर होंदा ना, मेरे को पूछो, हाले तक नहीं साढ़े खिलारे समेटे गए। फुरकान इंटरप्राइजेस में जॉब करके वो खासी मुतमिन थी। एक तो ऑफिस का माहौल दिखे दफातर के मुकाबले में काफ़ी साफ सुथरा था। दूसरा फुरकान जो जरनीन का MD था, वो नकाश का बहुत अच्छा दोस्त भी था। अभी इसने चंद दिन सुकून से गुजारे कि अब्बा जान को फालिज का अटैक हो गया। दुआ, मिशल और अम्मान का रो रो कर बुरा हाल था। खुद अम्मा जान भी काफ़ी निराल थी। ऐसे वक्त में सिर्फ जरनीन थी जो सब तो सब्र का दामन बड़ी मुश्किल से थामे बैठी थी। फालिज का असर अब्बा जान के दिमाग पर भी हुआ था, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल गनूदगी में थे। अभी पिछले माह ही तो ईमान की शादी जरनीन और अम्मा जान ने बड़ी मुश्किलों से अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख के की थी। अस्पताल के अखराजात तो दवाइयों का खर्चा जरनीन की सक्कत से बाहर होता जा रहा था। ऑफिस से इसने पहले एडवांस सैलरी भी ले ली थी। एक तरफ तो अब्बा की हालत की फ़िक्र, दूसरी तरफ जानिब पैसों की परेशानी। जरनीन बेतहाशा परेशान थी। डॉक्टर अब्बा के मज़ीद कुछ टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जरनीन और अम्मा के हाथ बिल्कुल खाली थे। ईमान और इसके शौहर बासित रोज़ अब्बा को देखने आते थे, लेकिन जरनीन ने इन दोनों के सामने इस बात का बिल्कुल तज़किरा नहीं किया। वैसे भी वो इस घर का दामाद था, बेटा नहीं जिससे रकम मांगी जाती। मामू भी बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे, वरना वो खुद ही अपनी खुददार बहन के हाथ में चुपके से रकम रख जाते। इंतहाई बेबस और लाचार होकर जरनीन ने नकाश का मोबाइल नंबर मिलाया। दूसरी जान मोबाइल दरवाज़े से जा रही थी, लेकिन नकाश मोबाइल रिसीव नहीं कर रहा था। तीसरी बार जब इसने नंबर मिलाया तो दूसरी बेल पर नकाश की नींद में डूबी आवाज़ आई। हेलो नकाश, मैं जरनीन बात कर रही हूँ। जरनीन ने झिझक कर अपना तारुफ करवाया तो नकाश के हिसाब पर छाया नींद का खुमार कुछ कुछ छटा। हनी खैरियत तो है? वो अपने मखसूस लहजे में बोला। मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप शायद सो रहे थे। जरनीन परेशानी से बोली। इट्स ओके, सब खैरियत तो है ना?
वह सहूलत से बोला तो इस पर जरनीन को लगा जैसे ज़बत का दामन इसके हाथों से छूट जाएगा। नहीं ठीक नहीं है नकाश, अब्बा को फारिज का अटैक हुआ है। बोलते बोलते इसकी आवाज़ रंद की। तुम मुझे बताओ कौन से अस्पताल में है वो? नकाश जल्दी से बोला, फिर अस्पताल का नाम सुनकर बोला ओके मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ। वो कहकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। ठीक आधे घंटे बाद नकाश अस्पताल में मौजूद थे। इसने फिलफौर अब्बा को एक मारूफ प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया और तमाम टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट शाम को आई तो इस वक्त भी नकाश वहाँ मौजूद था। डॉक्टर्स अब्बा की रिपोर्ट देखकर खासे मायूस थे क्योंकि फारिज के अटैक की बदौलत इनका दिमाग आधे से ज़्यादा नकारा हो चुका था। ओए होए मुश्किलां भी गरीबां ते बहुतियां आंदियां। डॉक्टर की ज़बानी अलमनाक खबर सुनकर मिशेल दुआ और ईमान बेतहाशा रोने लगी, लेकिन आकाश ने देखा कि जरनीन इंतहाई ज़बत से लब भेजे अपनी माँ को सीने से लगा चुपचाप खड़ी थी। तकरीबन एक हफ्ता मौत और जीस्त की कश्मकश में झूलते अब्बा बिलाखिर ज़िंदगी की बाजी हार गए और मौत के महीब और तारीख सफ़र के मुसाफिर बन गए। नकाश काफ़ी दिन से जरनीन को नोट कर रहा था कि वो अपनी माँ और बहनों को बखूबी संभाल रही थी, लेकिन इसे संभालने वाला कोई नहीं था। हत्ता कि जब अब्बा का जनाजा उठा तो अपनी बहनों को संभालते बस चुपके चुपके रो रही थी। स्वयं के बाद जब तमाम मेहमान अपने अपने घरों को सुधार गए तो घर जैसे काटने को दौड़ने लगा। जरनीन ने फिलहाल हफ्ते से छुट्टियां ले ली थी। वो समझती थी कि घर वालों को इस नाजुक घड़ी में इसकी कितनी ज़रूरत थी। अम्मा भी बैठे बैठे रोने लगती और फिर अम्मा को देखकर दुआ और मिशेल भी बेकाबू हो जाती। जरनीन को अपने बाप के वो अल्फाज अभी तक असबर थे कि जरनीन मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा है और इस घर का बेटा बनकर दिखाना चाहती थी। तभी अपने दुख पर इसने ज़बत व बर्दाश्त के पहरे बिठा रखे थे। पुप्पो सिर्फ मौत के दिन आई और जल्दी चली गई। इसके बाद भूले से भी छांक कर नहीं देखा। अलबत्ता नकाश हर रोज़ थोड़ी देर के लिए ज़रूर चक्कर लगाता। वो ईशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो हस्ब आदत वो हवा खौरी की गर्ज से ऊपर छत पर आ गई। बस यूँ बेकरार नीलगुरु आसमान के बिल्कुल वस्त में चौधरी का चांद आज जैसे कमलाया हुआ महसूस हुआ। उदास मायूस चांद की चांदनी में आज दूधियापन की जगह गतलापन था। इसे लगा जैसे सितारे भी मुज़म्मिल मलूल से आसमान की गोद में बैठे हैं। सच कहते हैं कि मौसम इंसान के अंदर होते हैं। अगर हमारे अंदर का मौसम अच्छा होता तो बाहर का हर मौसम भी हमें प्यारा लगता है, वरना इसके बरस होता है। जरनीन न जाने कहाँ कहाँ सोच की वादियों में निकल जाती जब नकाश की आवाज़ ने इसकी महफिल को छनाके से दौड़ा। ये आसमान पर इतने गौर ख़ौज से क्या देखा जा रहा है? नकाश अपने मखसूस लहजे में बोला तो जरनीन ने से बेतहाशा चौंक कर देखकर फ़ौरन सलाम किया। फिर अपने इन हमाक की वजाहत करते हुए बोली बस कुछ खास नहीं, मुझे हमेशा आसमान को देखना अच्छा लगता है। अच्छा और क्या क्या अच्छा लगता है? नकाश ने इस्तफसार किया तो न जाने की उदास थी जरनीन और ज़रा मुज़मिल और मलूल सी हो गई। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता नकाश, ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे रंग एक ही झटके में बेरंग हो गए। कायनात मुझे बहुत फीकी फीकी सी लगने लगी है, मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही। बोलते बोलते जरनीन की आवाज़ पर आ गई और नकाश यही चाहता था किसी के सामने अपना गम और दुख को आंसुओं की सूरत में बाहर निकाले, वरना ये आंसू जिसके अंदर गिरे थे वो जम कर कहीं ग्लेशियर की सूरत इख्तियार न करे। हनी माई स्वीट कज़न, मरने वालों के साथ मरा नहीं चाहता। नकाश का इतना कहना था कि जरनीन मुँह हाथों में छुपा कर फूट फूट कर रोने लगी। नकाश ने अज़राए हमदर्दी से अपने शाने से लगा लिया और बेखुद सी अपने गम में डूबी। जरनीन को ये मालूम ही ना वो कब नकाश के शाने से लगी इसके कंधा भिगो रही है। जब रोने में कमी आई तो चारों जानिब इसकी मर्दाना परफ्यूम की महक को महसूस किया। इसने घबरा कर सर उठाया तो खुद को नकाश से लगा देकर वो कंठ खाकर इससे दूर हटी। एनी प्रॉब्लम हनी? नकाश इसके बिलक कर हटने पर थोड़ा हैरान होकर बोला। आई एम सॉरी, मैंने आपकी शर्ट ख़राब कर दी। वो जानती थी हरकत नकाश के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। वो जिस सोसाइटी में मूव करता है, जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ ऐसी बातें बिल्कुल भी मायूब नहीं समझी जाती। और फिर इसकी आधी से ज़्यादा जिनकी तो यूरोप में गुजरी थी, वो इंतहाई ब्रॉड माइंडेड था। मनफी इम्तजाज को दरखुर इत्मीनान समझता था। वैसे अगर दोबारा रोने का दिल चाह रहा तो मुझसे गले लग कर रो लेना, इस तरह अकेले आसमान को देखने खड़ी मत हो जाना। नकाश शाम से लहजे में बोला, लेकिन जरनीन इसकी वाट पर छटपट आ गई। वाकई नकाश तुम बहुत अनोखे हो, वो दिल ही दिल में खुद से बोली। तो होर की तेन कुड़ी जब है पाँदी रवे एक बारी तेन गम दे विच नहीं पता लगा तो हूँ तू तो खुली ऑफर कराई जा रहा है। महंगाई के मुँह और तूफान में जरनीन की कली तनख्वाह में घर चलाना अम्मा के लिए मुश्किल होता जा रहा था। मिशेल और दुआ के ट्यूशन के पैसे भी नाकाफ़ी होते जा रहे थे। जरनीन सुबह से आती तो सारे शाम थकी हारी घर में दाखिल होती। वो अपनी सारी तनख्वाह अम्मा के हाथ में थमा देती। अम्मा अंदर ही अंदर अजहद परेशान थी किस तरह वो जरनीन से कि घर का चलना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। जरनीन समझ रही थी अम्मा ने गैस और बिजली के बल्ब भर दिए, लेकिन जब सर चार्ज लग कर बिल आए तो जरनीन अच्छे खासा छक्के छूट गए। अम्मा के बिल 2 माह से जमा नहीं हुए। वो फ़कत इतना ही बोली कि अम्मा को नदामत से चेहरा झुका दे, लेकिन इंतहाई शर्मिंदा होगी। भला इस महंगाई में किस तरह वो घर का खर्चा चलाएं। कोई बात नहीं अम्मा, मैं जमा करवा दूँगी। वो जल्दी से बोली। अपनी माँ के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात देखकर इसका दिल चाह कर ज़मीन फटे हुए इसमें समा जाए। हनी तुम मुझसे पेपर मैनेज क्यों नहीं कर लेती? नकाश ने इंतहाई इत्मीनान से के सर पर बम फोड़ा। व्हाट? आवाज़ पाकता से जरनीन फ़कत इतना ही बोल पाई। इसने जाने कौन सी ताकत के ज़रिए से अपनी परेशानियाँ नकाश के सामने आया कर दी थी, जिसके जवाब में नकाश बिना सोचे समझे फ़ौरन बोला था। माँ सदके चली जावे, वैसे नकाश थे ना। नकाश आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? जरनीन अपने आप को संभाल कर बमुश्किल बोली। यस माय हनी, इस वक्त ना मैं नींद में और ना नशे में। वो बेपरवाह अंदाज में बोला।
फिर मजीद गोया हुआ, 15-20 हज़ार रुपये की जॉब करके तुम हरगिज़ अपना घर नहीं चला सकती। मैंने अमेरिका जाने की ऑफ़र की थी, मुझे मालूम है पप्पा तुम्हें यूँ तनहा अमेरिका हरगिज़ नहीं जाने देंगी। अगर मैं तुमसे पेपर मैरिज कर लेता तो सब कुछ आसान हो जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई के साथ वहाँ जॉब भी कर लेना, इस तरह तुम अब बहुत अच्छी तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकोगी। नकाश की बात में वजन ज़रूर था, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। नकाश और ज़नीन के घर वाले पेपर मैरिज को कैसे तस्लीम कर लेते। हनी, मैं सिर्फ तुम्हारे प्रॉब्लम्स की बिना पर ये बात कह रहा हूँ। इसे सोचे में मुस्तगरिक देखकर नकाश अपनी पोजीशन क्लियर करता हुआ बोला, मुझे मालूम है निकाश कि आप ये सिर्फ मेरी परेशानी को ख़त्म करने की खातिर कह रहे हैं, लेकिन इतना कहकर वो खामोश होगी। लेकिन क्या हनी? नकाश ने इस्तफसार किया। लेकिन पेपर मैरिज को मास्टर किस नज़र से देखेगा? मेरे घर वाले ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे? वो अपनी सोचों को ज़बान देकर इन्हें यहाँ करके। ओ कम ऑन हनी, इतनी छोटी सी बात पे तुम इतना परेशान हो रही हो। अरे हम ये किससे कहेंगे कि हम पेपर मैरिज करेंगे? मायदा हम दोनों के दरमियान रहेगा। नकाश मजबूत लहजे में बोला तो ज़नीन का दिमाग बुरी तरह से उलझ गया। वो अपना सर हाथों में थाम कर बोली, नकाश मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ओके हनी, लेकिन तुम जब भी चाहो मुझसे डाइवोर्स लेकर अपना रास्ता अलग कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हम दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगे। नकाश अपनाइत से बोला तो ज़नीन दुखते सर को इस बात में सर हिला कर, ऑप्शन तो चंगा है, लेकिन पेपर मैरिज। ईमान तख्लीक के मराइल से गुजरी थी और अम्मा को फिक्र होती कि बच्चे की पैदाइश पर उसे क्या दे। ज़नीन से कुछ कहते हुए इन्हें बहुत शर्म आई। जब भी वो इसके सामने किसी खर्चे का तस्करा करती तो इसका उतरता चेहरा इन्हें दावत के अमीर गहराइयों में धकेल देता। कुछ सोच विचार के बाद इन्होंने दोबारा मशीन संभाल ली, जो आंखें कमज़ोर होने की वजह से ईमान और ज़नीन ने बड़ी जिद करके स्टोर में रखवा दी थी। मोहल्ले के एक बच्चे को बुलाकर उन्होंने आस पड़ोस के घरों में कहलवा दी वो कपड़े दोबारा सीने लगी और एक ही दिन में इन्हें 4 सूट की सिलाई का काम भी मिल गया। वो सिलाई मशीन में जुत की द्वार में शायद स्कूल से घर आई तो उन्होंने माँ को मना करना चाहा, मगर इन दोनों को टपट कर अम्मा ने खामोश करवा दिया। लेकिन जब ज़नीन अंदर दाखिल हुई और माँ को सिलाई मशीन पर बैठे देखा तो हमारे बेबसी और रंज के इसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं अम्मा के तख्त पर बैठ कर रोने लगी। वैसे भी इसका दिल कई दिनों से इंतहाई मुज़बिल और बोझल हो रहा था। अम्मा ने ज़नीन जैसी मजबूत साहब की लड़की को रोता देखकर सब काम छोड़ छाड़ कर इसे सीने से लगा ले। क्या वो मेरी बच्ची क्यों रो रही हो? माँ भी रोहांसी होगी। अम्मा के शफीक सीने से लिपट कर वो और ज़्यादा रो दी। अम्मा अम्मा मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ ना? वो रोती हुई आवाज़ में बोली। ये तुझे किसने कह रही? तू तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। अम्मा तड़प कर बोली। फिर आपने क्यों ये सिलाई मशीन दोबारा निकाली? हालांकि डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया। वो सीने से मुँह निकाल कर बोली, बेटा मैं तेरा बोझ बटाना चाहती हूँ ना। वो ज़नीन को प्यार करते बोली, नहीं अम्मा, अगर आपने कपड़े सीने शुरू किए तो मुझ पर और बोझ पड़ जाएगा। आप प्लीज़ सिलाई नहीं करेंगी। ज़नीन ने जारे से बोली तो अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अब नहीं सीऊँगी, अब खामोश। वो इससे के आंसू साफ करते बोली तो ज़नीन बेतहाशा खुश होगी। इसी दौरान दुआ और मिशेल भी वहाँ आ गए। अच्छा अम्मा ये क्या बात हुई? जब हमने आपको मना किया तो हमें डांटते, जब आप ही ने कहा तो फ़ौरन मान गई। मिशेल मुँह बनाकर बोली तो ज़नीन मिशेल की बात पर मुस्कुरा कर बोली, मैंने अम्मा को अपने आंसू से ब्लैकमेल कर दिया ना। ज़नीन की बात पर एक अरसे बाद सब हंसती। काफ़ी सोच विचार के बाद ज़नीन ने फैसला किया कि वह नकाश की बात मान ले। नकाश की बात मान लेने से वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकती थी, दुआ और मिशेल की शादियाँ कर सकती थी, एक बेहतरीन मुस्तकबिल फराहम कर सकती थी। लेकिन इसकी ज़िंदगी का क्या होगा? ये हकीकत थी कि नकाश एक हमदर्द लड़का था, लेकिन दूसरी तरफ वो हर तरह के जज्बात और एहसासात से आरी इंसान था। इसे नहीं मालूम कि लड़का और लड़की के दरमियान सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत के अलावा और भी रिश्ता पंप सकता, जिस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दस और अनमोल और मुअत्तर रिश्ता है। जिसे कोई इस हसास दिल छू ले तो शायर बन जाता है, कोई अपनी से अपनी रूह में समोले तो सरापा एहसार बन जाता है। और वो रिश्ता मोहब्बत का, चाहत का, जिसकी बदौलत ये दुनिया कायम है और जिस रिश्ते की कोख से इखलास, हमदर्दी, गमगुसारी और दीगर रिश्तों ने जन्म लिया। वो हरगिज़ नहीं जानता था कि महबूब का इंतज़ार कैसा होता है, इसकी कुर्बत का नशा क्या होता है, इसका रूठना कितना जानलेवा होता है, इसका मनाना कितना दिल फरेब और दिल मोह लेने वाला। ये हकीकत थी कि ज़नीन एक बेहद हकीकत पसंद लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने सीने में गदास दिल रखती थी और कभी कभी इसके दिल में भी हर लड़की की तरह ख्वाहिश उभरती, कोई इसे बेहिसाब नहीं तो चाहे ज़रूर। इसकी एक बार तमन्ना तो ज़रूर करे, इसे अपने दिल के आसपास महसूस तो करे और वो भी किसी से मोहब्बत करे। इसके सीने में मुँह छुपा कर कहे कि तुम ही मेरी अव्वलीन चाहत, मेरे जीने का सबब हो, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी हो। मगर नकाश ने इसे एक पुरकशी जॉब की तरह शादी की ऑफ़र कर दी थी। ये कैसी शादी थी कि जिसमें ना जज्बात थे, ना एहसासात थे, ना प्यार और चाहत थी, ना मोहब्बत और तमन्ना, बल्कि इस पर मुज़ाद नकाश ने से ये भी कह दिया कि वो जब चाहे अपने रास्ते अलग कर सकती है। हाँ, इसने ठीक ही तो कहा था। नकाश मेरी मदद करना चाहता है, इस दुर्गो कैफियत और नामसाद हालात से मुझे बाहर निकालना चाहता है और मैं ही इसके लिए बदगुमानी से सोचा जा रही हूँ। सोचते सोचते अचानक ज़नीन की सोच का धारा दूसरी सिम जा निकला तो चौंक कर खुद से बोली, नकाश ने मेरे हर बुरे वक्त में मदद किया, वो मेरा मोहसिन है, मेरा मसीहा और मेरा हमेशा रहेगा, और मैं मसीहा होने के नाते इसकी हमेशा इज़्ज़त करूँगी और कभी नहीं भूलूँगी वो मेरा मोहसिन है, मेरा सनम नहीं। वो ख़ुद को तनबीह करते हुए बोली, फिर चादर मुँह तक ओढ़कर हल्की फुल्की होकर सो गई। अच्छा जी, यही मसीहा तुसी सनम बनाना। फिर बेल मतवाते जा रही थी, लेकिन नकाश मोबाइल रिसीव नहीं कर रहा था। जब चौथी बार बेल गई तो किसी ने नस्मानी आवाज़ उभरी। ज़नीन थोड़ा सा हड़बड़ाई, फिर इसने नकाश के मतलब पूछा। दूसरी जानिब काफ़ी शोरगुल हो रहा था, जैसे कोई फंक्शन या पार्टी हो। जस्ट वेट प्लीज़। थोड़ी देर में नकाश आ गया, गाल में मोबाइल लेकर किसी पुरसकून जगह पर आने लगा, क्योंकि शोरब बहुत दूर से आ रहा था। यस हनी, मैं हॉल से बाहर आ गया, बोलो कोई काम है?
नकाश का कोई काम है कि जुमले पर न जाने कि वो चिढ़ गई, लेकिन अपनी नागवारी नकाश से छुपा ली। वो एक्चुअली नकाश मैंने आपकी ऑफ़र पर गौर किया है। वो थूक निकलते हुए बोली। इस पल से नकाश से बात करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। कौन सी ऑफ़र हनी? नकाश गायब दिमागी से बोला तो जनीन तहैयर की ज़्यादती से गूंग सी रहेगी। भला इतनी अहम बात नकाश के ज़हन से कैसे निकल गई? कोई बात नहीं नकाश, वो धीमे लहजे में बोली। दिल के चारों तरफ उदासी ने डेरा जमा लिया। ओ कम ऑन हरी, तुम कौन सी ऑफ़र? बोलते बोलते इसके जहन में झमाका हुआ। अच्छा, तुम पेपर मैरिज की ऑफ़र के बारे में बात कर रही हो? वो याद आने पर बोला तो जनीन में हूँ कह कर रहेगी। ओके हनी, मम्मी पापा को कल भेजता हूँ, फिर जल्दी तुम्हारे मार्केट जाने का इंतज़ाम करता हूँ। अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ये कहकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया तो जनीन एक बार फिर सोचो के भंवर में फंस गई। माँ सदके चली जाए। वैसे नकाश ने पता नहीं किस सोचता बंदा है, कोई फिक्र ही करना फाका, बैटरी सिर्फ साका। न जाने नकाश ने मोमानी जान को क्या कहकर यहाँ आने पर राज़ी किया था। वो मामू के साथ आ तो गई, लेकिन इनके चेहरे पर नागवारी और बेजारी की लकीरें वाज़ेह तौर पर खींची हुई थी। अलबत्ता नीलम बाजी का रवैया नॉर्मल था। अम्मा इनकी आमद का मकसद जानकर रजब गोमगू की कैफियत में थी। वो खुश हों या हैरत का इज़हार करे, अपनी भावत की फितरत से वो आगाह थी कि यकीनन नकाश की मर्ज़ी की वजह से यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई हैं। वो इसी उधेड़पन में मुब्तला थी कि हाँ करें या ना, जबकि अंदर से वो इस बात पर बेहद निहाल थी कि इसके भाई ने आड़े वक्त में जनीन का रिश्ता मांगा। वो इसकी शादी की वजह से बेहद परेशान थी। नकाश बहुत अजीब मजाज का लड़का, कहता कि मैं शादी जैसा फजूल काम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, और कहाँ वो 15 दिन के अंदर अंदर शादी का कह रहे। वो बात जो हम सालों से इसे समझा रहे थे कि शादी कर लो, वो इसकी समझ में ना जाने अब अचानक इसे कैसे सौदा सवार हो गया। मुमानी रखाई से बोली तो अम्मा चुप रहेगी। नीलम के साथ बैठी ईमान और जरनीन भी बखूबी मुमानी का तंज समझ गई। अच्छा भाई, तुम शादी की तारीख जल्द से जल्द दे दो। मामू अपनी बीवी की बात को असर को ज़ाहिर करने की गर्ज से जल्दी से बोले। लेकिन भैया मैं सोच, अम्मा की बात दरमियान में रह गई जब मामू हतमी अंदाज में बोले। जरनीन मेरी भांजी और इस पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। फिर अम्मा भी कुछ ना बोल सके। मामू शादी की तारीख तय करके उठे। ठीक 15 दिन बाद मैं नकाश के बेड में इसकी सेहत से जाने पलक से तैयार बैठी थी। 15 दिन ये चुटकी पर जाकर गुजरे कि इसे कुछ भी सोचने का मौका ना मिला। अब ज़हन थोड़ा रिलैक्स हुआ तो सोचे कतार दर कतार इसके ज़हन में चलिए। नकाश ने मुझसे शादी सिर्फ मेरी मदद करने के लिए की, इसे मेरी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं। फिर मैं क्यों अपना पोट सजाए इसकी सेज पर महवे इंतज़ारों को तलखी से सोचने लगी। फिर बिस्तर से उठकर बेडरूम से मुल्हका ड्रेसिंग रूम में चली और एक एक जेवर इंतहाई बेदर्दी से उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर ढेर कर दिए और उसी और भारी लिबास से जान छुड़ाकर हल्का लेमन रंग के सूट जेब तंज़ किया। बाथरूम से मुँह हाथ धोकर जब वो बाहर निकली तो नकाश को कमरे में दाखिल होते देखा। ओ नो, ये फूल मेरे बेड पर किसने सजाए? वो सेज को देखकर बेजारी से बोली। यकीनन ये मेरे दोस्तों की कारस्तानी है, मैंने मना भी किया था, मुझे फजूलियत बिल्कुल पसंद नहीं। वो खुद से बोला। फिर नौकर को आवाज़ देकर इसे फ़ौरन यहाँ से समेटने का हुक्म दिया। जनीन खामोशी से अपनी जगह पर इस सारी कार्रवाई देखे कि थोड़ी देर में बेड बिल्कुल साफ सुथरा था, कहीं भी किसी फूल का नामो निशान तक न था। हनी डियर, मुझे बहुत नींद आ रही है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, नकाश ने नींद में डूबी आवाज़ में कहा। तुम चाहो तो मुझसे बेड शेयर कर लो, वरना सामने सोफ़ा कम बेड पर सो जाओ। वो हमस पुराने लहजे में बोला तो जरनी ने निगाह इसकी जानिब उठाए बिना कहा, मैं वहाँ सोफ़े पर ही सो जाऊँगी। नकाश ने इसका जवाब सुना या नहीं, इसके करीब से निकलकर ड्रेसिंग रूम की जानिब चला गया, जबकि इस पल जरनीन को लगा जैसे सदियों की थकन इसके जिस्म में हलूल कर गई हो। वो भारी पड़ते कदमों के मुश्किल घसीटती सोफ़े तक और अपना वजूद गिरा लिया। क्या मैंने नकाश से कागज़ी शादी करके अच्छा किया? वो खुद से इस्तफसार करती बोली। नकाश जैसा भी है, मेरा रिश्ता सिर्फ पेपर तक महदूद है ना, तो और क्यों ने तो पहले सारा कुछ दस्ते तसी, अब तुमने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई है फैमिली के लिए, तो फिर ये सारा कुछ तो तुम्हें फेस करना पड़ेगा। कोई इसके अंदर से बोला। मगर क्या तुम नकाश से तलाक लेकर किसी दूसरे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो? अंदर से एक और आवाज़ आई तो घबरा सी गई। औरत की ज़िंदगी में एक मर्द से ज़्यादा की गुंजाइश कतई नहीं होती, वो सिर्फ एक मर्द के लिए जीती है और इसी के लिए मरती है, चाहे वो नाम का शौहर ही क्यों ना हो। इसके अंदर की मशरकी लड़की बोली तो जरनी ने झककर अपना सर सोफे पर टका दिया। यूं ही बेइरादा इसकी निगाह बेड पर पड़ी तो नकाश को महवे ख्वाब पाया। वो न जाने कब कपड़े चेंज करके बिस्तर पर आकर सो गया था। फिर इसने कमरे का जायज़ा लिया, जो नफासत सलीके का मुँह बोलता सबूत था। क्या ये कमरा मेरे घुटन ज़रा कमरे से ज़्यादा अच्छा है, जहाँ सिर्फ एक खिड़की थी और 2 बिस्तर थे। छोटे से कमरे में एक टेबल और कुर्सी भी थी, जहाँ ईमान बैठकर लैम्प की रोशनी में रात गहर तक पड़ती थी और इन 2 मामूली बिस्तरों में दुआ और मिशल के साथ मैं घंटों बातें करती थी। सोचते सोचते जनीन की आंखें भर आई और एक कराब बेसाख्ता इसके होंठों से बरामद हुई। मैंने अपने घर वालों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर तन्हाई खरीद ली, क्योंकि मेरा मसीहा मेरा सनम कभी नहीं बन सकता। खुद से कहकर जरनीन बे आवाज़ रोने लगी। वलीमे के दूसरे दिन नकाश जरनीन के पेपर्स वगैरह लेकर अमेरिका रवाना हो गया। जरनीन भी लेके गया या सिर्फ पेपर्स ही लेके गया? नकाश को अमेरिका गए 1 महीना हो गया तो इसने एक बार भी जरनीन को फ़ोन नहीं किया, कल ही गया पेपर लेके। वो बेइरादी तौर पर नकाश के फ़ोन की मुंतज़िर थी। हर फ़ोन बैल पर वो चौंकती, लेकिन इसका फ़ोन ना आना था और ना ही आया। एक दिन अम्मा मुतफक्कर होकर जरनीन से बोली, जरनीन बेटा नकाश का फ़ोन नहीं है, तुम 5 दिन से ही आओ। हाँ अम्मा, वो दरअसल वहाँ बिज़नेस के सिलसिले में कुछ मसरूफ़ है ना, इसलिए 5 दिन पहले ही ससुराल में फ़ोन आया था इनका।
मम्मा से आंखें मिलाए बगैर बोली, भला अम्मा से वो झूठ कब बोलती थी। फिर एक हफ्ता भरपूर अंदाज में गुजार कर वो फिर सोने के पिंजरे में आकर कैद हो गई। शोमई किस्मत इसी दिन नकाश का फ़ोन आ गया। हनी डार्लिंग, आर यू फाइन? मैंने तुम्हारे पेपर जमा करवा दी, तुम जल्दी यहाँ आ जाओगी। नकाश में बेपरवाह अंदाज में बोला, फिर इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करके खटाक से फ़ोन रख दिया। जरनीन न जाने की गुमसुम सी खड़ी की खड़ी रहेगी। ना इसने जरनीन को कहा आई मिस यू डार्लिंग, ना ये कहा कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा, ना कोई शोक व शंक जुमला इसकी समातों की नज़र के, जिसे सुनकर इसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती। नकाश, तुम कैसे इंसान हो? वो इंतहाई दुखी होकर खुद से बोली। तकरीबन 1.5 माह बाद नकाश अमेरिका से वापस आया तो जरनीन के लिए इसके अंदाज में किसी किस्म की बेकरारी या शौक नहीं था। वो हमेशा की तरह मखसूस अंदाज में इससे मिला। अलबत्ता मामू ने इसे डांटा, ये कहकर कि शादी के फ़ौरन बाद तुम जरनीन को अकेला क्यों छोड़ गए? डैड, मैं जरनीन के काम से गया था, अब तो आ गया हूँ ना। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए बोला, ओके मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर अब तुम मेरी बेटी को हनीमून पर लेकर जाओगे, अंडरस्टैंड? मामू की बात पर नजर नींद बुरी तरह से पटा गई, जबकि नकाश बिल्कुल नॉर्मल रहा। अलबत्ता ममानी के चेहरे पर नागवारी के तासुरात वाज़ेह देखे जा सकते। ओके डैड, जैसे आपका हुक्म, मगर फिर मुझे परसों मनीला मीटिंग के लिए जाना है और नेक्स्ट वीक मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। वो अपना प्रोग्राम बताते हुए बोला तो मामू ने सर हिला दी। ठीक है, मैं जरनीन की मनीला की टिकट कंफर्म करवा देता, तो तुम जरनीन को भी साथ ले जाओ। मामू के इस फैसले पर जरनीन तजब्जब का शिकार हो गई। चल भाई जरनीन, चल मनीला चल जा, घूम फिर के आ। मनीला पहुंचकर नकाश जरनीन को शंग्रीला होटल के वीआईपी रूम में छोड़कर मीटिंग के सिलसिले में चला गया। रात के तक वापस आया। 3 दिन नकाश का यही मामूल रहा। जरनीन इंतहाई खामोशी से यहाँ होटल के बंद कमरे में वक्त गुजार रही थी। इसकी बाहर तफरी कमरे की विंडो थी, खिड़की थी, जिससे वो बाहर खुशपाश बेफिक्रे लोगों को चेहरों को देखा करती। खाना रूम सर्विस खाने के औकात में सर्व कर जाता था। चौथे दिन जब नकाश को वक्त मिला, इससे जरनीन की तन्हाई का एहसास हुआ। ओह हनी, आई एम रियली सॉरी, तुम यहाँ बहुत बोर हो रही हो है ना? चलो आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। बड़ी छेती ख्याल आ गया, हनी दे कुछ लग देनू। ये कहकर वो इसे शॉपिंग सेंटर ले गया और 5वें दिन वो इसे वहाँ के बीच पर ले गया। न जाने क्यों जरनीन को ऐसा लगा कि नकाश इंतहाई नॉर्मल अंदाज में से घुमा रहा था, जैसे वो सर पर कोई ड्यूटी नहीं भुगत रहा हो। हनीमून पर आने के बाद जिंदगी दोबारा अपने ढप पर आ गई। नकाश ऑस्ट्रेलिया चला गया और मामू हमेशा की तरह अपने बिजनेस में मसरूफ रहे। ममानी से शाज़ो नादर ही कोई बात करती थी। वो पसमर्दा से पूरे घर में किसी तनहा रूह की तरह चकराती फिरती। जब बहुत दिल घबराता तो ड्राइवर के हमरा बहुत सी चीज़ों से लदी फंदी अम्मा के घर चली जाती, लेकिन वहाँ भी इसके वहशी दिल को करार ना आता। न जाने से किस चीज़ की तलाश थी। नकाश ने मिशेल और दुआ का एडमिशन शहर के बेहतरीन कॉलेज में करा दिया। घर के हालात भी रफ्ता रफ्ता सुधरने लगे। अम्मा तो नकाश से एक पैसा भी लेना नहीं चाहती थी, लेकिन नकाश ने अपनी जान की कसम देकर खामोश करा दिया। नकाश को गए 3 माह हो चले थे। इस अरसे में शायद 3 बार ही नकाश का फ़ोन है। इस दफ़ा का बिजनेस टूर खासा लंबा हो चला था। फिर एक उदासी शाम में वो चला है। हेलो हनी डियर, कैसी हो? वो अपने मखसूस लहजे में बोलता। जरनीन को इतना अच्छा लगा कि इसका दिल चाहे नकाश के गले लग जाए, लेकिन इसने ऐसा करने से खुद को बमुश्किल रोका। अचानक एक तलक सोच इसके ज़हन से टकराई कि वो सिर्फ इसका कागजी शौहर। नकाश आप अचानक? वो अपनी खुशी पर बमुश्किल काबू पाकर इतना ही बोली। यस माय डियर हनी, और एक खुशखबरी, तुम्हारे पेपर्स आ गए और मैंने तुम्हारा एडमिशन शिकागो की डिपॉल यूनिवर्सिटी में करा दिया। अब तुम वहाँ से MBA करोगी। वाकई क्या ये सच है? वो बेयकीनी से बोली तो नकाश कबीरिया आकर इसके कान खींचते बोला, यस हनी। ये कहकर जरनीन को मुजस्मा बनाकर वो अंदर चला गया। वो कितने अरसे से जिस चीज़ को ढूंढी थी, जिसकी इसकी कमी महसूस करी थी, वो नकाश का लमस था जो आज वैसे बख्श गया था। अच्छा जी, उनकी कैफियत था। कराची एयरपोर्ट पर सभी से छोड़ने आए थे सवाए मुमानी के नीलमबादीन के बच्चे, जरनीन के सब घर वाले, जिनकी आंखें जरनीन की जुदाई के एहसास से बार बार नम हुई जा रही थी। खुद जरनीन के दिल की हालत भी बेपनाह बोझल हो रही थी। अपनों से दूरी का एहसास इसे बेतहाशा उदास कर रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। वो अपनी सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी। इस पल इसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दे, जबकि इसके बराबर में बैठा इसके शरीके सफ़र गमगसार मैगजीन पढ़ने में मसरूफ था। बावजूद कोशिश की इसकी बंद पलकों से 2 मोती टूट कर निकले। इसी पल नकाश की नज़र में तवज्जो हुआ। ओ कम ऑन हनी, बी ब्रेव। कमज़ोर लड़की की तरह आंसू मत बहाओ, बहादुर बनो। तुम्हें बहुत आगे जाना है, ये आंसू तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। मुझे ये आंसू बहुत बुरे लगते हैं, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। नकाश ने इंतहाई स्पार्ट अंदाज में बोला। न जाने क्यों जरनीन को नकाश की बात इंतहाई बुरी लगी। इसने बेदर्दी से अपने आंसू को रगड़ डाला। नकाश अपनी बात कहकर दोबारा मैगजीन में गुम हो गया। लेकिन जरनीन एक बार फिर बेचैनी और इस्तराब के समंदर में गोता ज़रूर होगी। नकाश, ये आंसू ही तो हैं जो मेरी तन्हाई के बावफा साथी हैं, एक हमदर्द सहेली की तरह जो मेरे दुख में फ़ौरन निकल आते हैं। अगर इनसे नाता तोड़ बैठूंगी तो मैं जीऊँगी कैसे? शिकागो एयरपोर्ट पर उतरते नकाश से मैक्सवेल स्ट्रीट ले आया, जहाँ इसके अंकल आंटी रहते थे। थोड़ी देर इनके पास बैठने के बाद नकाश उठ खड़ा हुआ। ओके जरनीन, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ बिल्कुल ईजी रहो, ये दोनों बहुत नाइस है। इस पल जरनीन का दिल चाहे नकाश का हाथ पकड़ कर रोक ले और कहे, नकाश प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकी। नकाश ने इसे कहाँ इतने इख्तियारात दिए थे। अंकल आंटी वाकई बहुत अच्छे थे, इसका बेहद ख्याल रखते थे। इन्होंने सारी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी थी, अपने इकलौते बेटे को पाला पोसा जवान किया। जब वो बूढ़े हो गए थे, इनके बेटे ने नहीं आला फेंका
और खुद अपनी दुनिया की रंगीनियों में गुम हो गए। चूँकि इनका बेटा नकाश का दोस्त था, लिहाजा नकाश ने इनका पूरा ख्याल रखा। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी में क्लासेस स्टार्ट हो गई। इसका दिन थोड़ा बहुत मसरूफ़ हो गया, वरना हर वक्त अपने घर वालों को याद करके चुपके आंसू बहाती रहती। और हमेशा से नकाश का जुमला याद आता कि आंसू मुझे बहुत बुरे लगते हैं। फिर खुद ब खुद इसके आंसू रुक जाते। यूनिवर्सिटी में जब अच्छी तरह सेट हो गई तो इसने पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर ली। और फिर कुछ ही दिन में अंकल की सपोर्ट से एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब मिल गई। आज वो स्टोर से वापस आई तो आंटी ने बताया थोड़ी देर पहले नकाश का फ़ोन आया तो वो इसके बारे में पूछ रहा था। इतने अरसे में मेरा ख्याल कैसे आ गया, इसने तल्खी से सोचा। फिर वो मसरूफ़ तरीन होती चली गई। वो चाहती थी कि नकाश का कोई भी ख्याल, कोई भी तसव्वुर इसके दिमाग, इसके दिल को छू कर भी न गुजरे। वो नकाश को अक्सर फरामोश कर देना चाहती थी। इसका महकता लम्स इसके हाथों की हिद्दत को अपने रूह से निकाल फेंकना चाहती थी। इसे बिल्कुल याद नहीं करना चाहती थी जिस तरह वो इसे याद नहीं करता था। छुट्टी का दिन था, लिहाजा वो अपनी नींद पूरी करके देर से उठी। वैसे भी रात के वो इंटरनेट से अपने घर वालों से बातें करती रहती थी। आंटी के हमरा वो किचन में घुसी मुख्तलिफ डिशेस बना रही थी। तभी अचानक वो खुशबू की मानेदार धमका अपने मखसूस स्टाइल के साथ। हेलो हनी, आर यू फाइन? वो तकरीबन जर्नी से 2 माह बाद मिल रहा था, लेकिन अंदाज़ ऐसे जैसे 2 घंटे बाद मिला। इसका जवाब सुने बिना वो आंटी की तरफ मुतवज्जो हो गया। आंटी, आपके लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। ये कहकर पीछे हटा तो सामने एक सांवली सी शक्ल का लड़का दिखाई दी, जिसे देखकर आंटी ज़ोर से चिल्ला उठी, इस्माइल माय सन। फिर इंतहाई जज्बाती मनाजर देखने में वो अपने माँ बाप के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा था। और अंकल आंटी तो बस इसे प्यार किए जा रहे थे। वाकई माँ बाप की आला ज़रफ़ी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसने नम आंखों से सोचा, फिर बेसाख्ता नकाश की तरफ देखा जो हमें इसी अंदाज में खड़ा था। माँ बाबा, मैं आप लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। आप लोग मेरे साथ चलोगे मेरे घर, वहाँ आपकी बहू और पोता इंतज़ार करें। इस्माइल ने जारत से बोला तो जर्नी ने इंतहाई परेशानी से नकाश की तरफ देखा, जो इस वक्त भी इस जाने में तवज्जो नहीं था। अंकल और आंटी खुशी खुशी अपने बेटे के साथ इसके घर चले गए। जरनीन इंतहाई मुतफक्किर थी कि वो कहाँ रहेगी, लेकिन इस बार भी नकाश ने इसकी परेशानी मिनटों में दूर कर दी। लोइस स्ट्रीट इसने जरनीन के लिए स्टूडियो डिपार्टमेंट में ले लिया था। हनी डियर, मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, तुम परेशान मत होना, वैसे तसल्ली देते बोला। लेकिन नकाश, मैं अमेरिका में अकेली तनहा कैसे रहूँगी? वो इंतहाई हरासा होकर बोली। हनी, इट्स ओके, यहाँ बहुत से लोग हैं जो अकेले रहते हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ, घर वालों के लिए भी तुम कुछ लेना चाहो तो ले लेना। वो कहकर बाथरूम की जानिब चला गया। शॉपिंग मॉल में नकाश जरनीन को बेतरेक शॉपिंग करवा रहा था। वो मॉल के तीसरे फ्लोर पर आए तो एक यूरोपियन लड़की नकाश को देखकर फ़ौरन लिपट गई। शुष्ता अंग्रेजी में से इतने दिन गायब रहने का शिकवा करती रही। दोनों ने इसे फरामोश कर दिया। वो चुपचाप खड़ी इनकी गुफ्तगू सुनती रही। वो लड़की तो बड़े दिलरुबा अंदाज में अपने दिल की हकायत बयान करी थी, जबकि नकाश का वही बेपरवाह अंदाज था। फिर शायद किसी ने इसे आवाज़ दी तो इसे एक्सक्यूज़ करके और रब्ता रखने की ताकीद करके वहाँ से चली गई। नकाश ने जरनीन का इस लड़की से तर्क करवाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये बात न जाने की जरनीन को बहुत ज़्यादा महसूस हुई। इसका मूड अच्छा खासा ख़राब हो गया। स्टूडियो अपार्टमेंट में आकर जरनीन और ज़रा उदास हो गई। तन्हाई अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये आपको आगाही फराहम करती है, आपकी खूबियों खामियों का इदराक कराती है, लेकिन हद से ज़्यादा तन्हाई एक स्लो पॉइजन की माने तो जो दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट कर हमें खोखला कर देती है, हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल मफलूज कर देती है। और यही कुछ जरनीन के साथ हो रहा था। वो फितरतन मिलनसार लड़की थी। किसी बात पर बेतहाशा हंसे जाना और ऊँचे ऊँचे कहके लगाना इसका खासा था। लेकिन जब अब्बा बीमार हुए तो इसकी सारी शौकी सारी जिंदा दिली न जाने कहाँ छुप गई। लेकिन अंदर से हल्ला गुल्ला करने वाली लड़की अभी भी जिंदा थी। वो भी अम्मा और मिशेल दुआ से बात करके फारिग हुई थी और अकेले अपार्टमेंट में ज़ोरों शोर से रो रही थी। मिशेल का बहुत अच्छा रिश्ता आया तो वो लोग जल्द शादी करना चाह रहे थे, जबकि नकाश ने अम्मा से कह दिया था कि वो फ़ौरन मिशेल की शादी कर देगी। रिश्ता बहुत अच्छा है, शादी का सारा खर्चा नकाश ने उठाने को कहा था। जरनीन का बेतहाशा दिल चाह रहा था वो पाकिस्तान जाए और मिशेल को दुल्हन बना देखे, लेकिन सेमेस्टर की वजह से वो जाने से कासिर थी। वो पाकिस्तान जाने के लिए तड़प रही थी। इसकी कैफे इस परिंदे की मानी दो रही थी जिसके पर काट कर इसे पिंजरे में डाल दिया हो। रोते रोते न जाने कब वो सो गई। इसका सेमेस्टर अब ख़त्म ही होने वाला था और जरनीन की खुशी को कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्द से जल्द अपने मुल्क, अपने देश, अपने वतन जाना चाहती थी, जो इसकी धरती माँ थी, जहाँ सब इसके अपने थे, जहाँ इसकी जड़ें थी, इसकी बुनियादें थी। और वहाँ जाने की खुशकुन ख्याल से वजह से हवाओं में उड़ रही थी। आखिरी पेपर वाले दिन आकाश ने कहा वो इसके अपार्टमेंट आएगा और दोनों मिलकर डिनर करेंगे। यूनिवर्सिटी से आते ही इसने किचन संभाला और मौइक शाम के खाने पकाने में लगी। शाम को नहाकर इसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना और हल्का फुल्का मेकअप करके महवे इंतज़ार हो गई। घड़ी की सुइयाँ अपने मखसूस वक्त से आगे बढ़ती रही, लेकिन आकाश अभी तक नहीं आया। इंतज़ार करते करते काफ़ी वक्त बीत गया, लेकिन आकाश हमस गायब था। रफ्ता रफ्ता बेबसी से बेचारगिनी से आन घेरा तो आंखों में तवाता से एक आंसू बहत उतर आए। तुम एक संग दिल और बेहिस इंसान हो नकाश, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। ये कहकर वो रोने लगी। ना जानी हुई रोते आंसू बहाते कितना वक्त बीत गया। जब थक कर वो खुद ही चुप हुई तो नकाश को फ़ोन करने का ख्याल आया। इसने मोबाइल का नंबर मिलाया तो दूसरी जानिब नस्वानी आवाज़ ने इसे सत्ता पा सुलगा दिया। नकाश कहाँ है? वो इंग्लिश में बोली। वो यहाँ नहीं है। इस लड़की का जवाब सुनकर जरनीन ने टेलीफोन ज़ोर से पटक दिया और एक बार फिर ज़ारो कतार रोने लगी। मान डोरबेल बजी तो वो ज़ोर से चौंकी। डोरबेल मतवातर बजे जा रही थी। इसने अपने आंसू हथेली से रगड़ी अपना हुलिया दुरुस्त करके दरवाज़ा खोला तो सामने वो दुश्मन जान डिनर सूट पहने, खुशबू में बसा, हाथ में ताज़ा फूलों का बुके और एक डब्बा था। इसे सख्त इश्तियाल से 2 जार करके
ये वक्त है आपके आने का, वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। सारा मेकअप आंसू से धुल गया था, बाल भी बेतरतीब से हो गए। ओ आई एम सॉरी हनी, एक्चुअली स्टेला भाड़ में गई स्टेला, मैं आपका शाम से इंतज़ार कर रही हूँ। और आप ये कहकर मुँह छाड़ कर छुपा कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ओ गॉड हनी, वो बुके और डब्बा जल्दी से टेबल पर रखकर इसकी जानिब लपकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर इसे खामोश करवाने लगा। आई एम रियली वेरी सॉरी हनी, जान प्लीज़ इस अपने आंसू मत बहाओ। नकाश के लहजे में आज कुछ नया कुछ खास ज़रूर था, लेकिन जरनीन ने इंतहाई गुस्से में बिल्कुल नोट नहीं किया। वह नकाश के हाथों को झटक कर चिढ़ कर बोली, क्योंकि आपको आंसू तो बहुत बुरे लगते हैं ना। हाँ, लेकिन तुम्हारी इन खूबसूरत और झील जैसी आंखों में। नकाश इंतहाई खास लहजे में बोला तो जनीन बुरी तरह चौंकी। इसने सर उठाकर हैरान निगाहों से नकाश को देखा, जो अपनी लो देती रोशनियां बखेरती निगाहों से इसकी आंखों में आंखें डाले देख रहा था। इसने फ़ौरन सटपिटाकर पलके अपनी आंखों पर गिरा दी। ये नकाश ही है ना, जिसे नकाश ने बखूबी सुना। नहीं, नकाश का भूत है, वो इसे छेड़ते हुए बोला। आप इतनी देर से क्यों हैं और आपका मोबाइल हमेशा कोई लड़की क्यों अटेंड करती है? वो इस्तेहकाक में इस लहजे में बोली तो नकाश इसका इतना खूबसूरत अंदाज देखकर मुस्कुरा दिया, फिर इसकी बदगुमानी दूर करते हुए बोला, स्टेला के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया तो मैं इसे अस्पताल एडमिट करा के आ रहा हूँ, और मेरा मोबाइल शायद इसके रूम में रह गया, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ मोबाइल रखता हूँ वहाँ भूल जाने की बीमारी है मुझे। यह कहकर इसने जनीन की छोटी सी नाक खींची तो वो दूर हटी और तेजी से सोफे से उठ खड़ी हुई। पहले टेबल पर डब्बा रखा देखा, फिर नकाश को इस्तफामिया नज़रों से देखा। ये तुम्हारा गिफ्ट है तुम्हारे सेमेस्टर के ख़त्म होने की खुशी में। नकाश ने इसे जवाब दिया। शुक्र है आपको गिफ्ट देने का ख्याल तो आया। जरनीन ने तंज किया तो नकाश इसके तंज पर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? वो अपनी शर्म को छुपाकर चिढ़कर बोली। इसलिए देख रहा हूँ कि रोने से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भूतों जैसा हो गया। नकाश हंसकर बोला तो जरनीन जल्दी से वॉशरूम में चला धोने की गर्ज से बड़ी। ज़्यादा देर मत लगाना हनी, हम डिनर बाहर जाकर करेंगे। अकब से नकाश की आवाज़ आई। जरनीन के मना करने के बावजूद नकाश इन्हें डिनर के लिए बाहर ले गया। मालूम है नहीं, ये कैफ़े यहाँ का सबसे ज़्यादा रोमांटिक कैफ़े है। नकाश हल्की सी गोशी में बोला तो जरनीन ने चारों तरफ देखा। वाकई कैफ़े बहुत खूबसूरत और रोमांटिक था। डिनर से पारी को नकाश से लॉन्ग ड्राइव पर ले गए। इसने अभी तक किससे इस बात का तज़किरा नहीं किया था कि वो आइंदा की ज़िंदगी इसके संगत में गुजारने का ख्वाह है या सिर्फ एक दिन बिताने का ख्वाहिशमंद है। गाड़ी में स्लो म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होता नकाश ने जाने का फ़ैसला किया बैठा था। नकाश, आपने फिर क्या सोचा? जरनीन ने बिलाकर दिल खड़ा करके पूछ ही लिया। किस बारे में? नकाश अनजानपन से बोला तो जरनीन को इस पर बेपनाह गुस्सा है, लेकिन फ़िलहाल इसे पीगी। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। वो धीरे से बोली। हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, मैंने कब मना किया? वो सर हिलाकर बोला। तो फिर आपने क्या सोचा? वो एक बार फिर से बोली। किस बारे में हनी, तुम खुलकर बात करो। इसने से बात करने पर उकसाया। वो पेपर मैनेज के अकलाकर बोलते। इसने जो ही नकाश की जानिब देखा तो गुस्से से आग बगोला होगी। नकाश बड़ी मुश्किलों से अपनी हंसी रोक रहा था और इसकी आंखों में शरारत के जुगनू टिमटिमा रहे थे। निकाश, आई किल यू, ये कहकर जरनीन ने नकाश के बाजू पर मुक्कों की बारिश कर दी, जबकि नकाश कहका लगाता अरे अरे करता रह गया। फिर एक साइड पर इसने गाड़ी रोकी तो जरनीन इंतहाई तिल मिलाकर बाहर निकली। इसके बाहर निकलते हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू होगी। अरे हनी, तुम बात तो सुनो। पीछे से नकाश की आवाज़ आई। सुनसान रोड पर नकाश की गंभीर और दिलकश आवाज़ गूंज रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बहुत बुरे हैं, वो ऊंची आवाज़ में बोली। वैसे तुम्हें मालूम है ये रोड भी शिकागो की बहुत रोमांटिक रोड कहलाती है। वो फिर बोला, रोमांटिक? आप नाम को नहीं रोमांटिक जगहों के बारे में खासी मालूमात है। वो हवस लहजे में बोली तो लंबे लंबे डग भरते नकाश इसके करीब आ गया। हाँ नहीं, ये सच है कि मैं जिस बातों एहसास से आरी इंसान शख्स था। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब लफ्ज़ मेरे लिए अजनबी और बेमानी थे। फिर रफ्ता रफ्ता न जाने कब तुम मुझे अच्छी लगने लगी। गालिबन इस दिन जब तुम प्लेन में बैठी घर वालों को याद करके आंसू बहा रही थी, मेरा दिल चाहा कि तुम्हारी इन कीमती आंसुओं को अपनी उंगली की पोर में लेकर देखूँ। क्या ये सिर्फ पानी है या मोती? वो एक जज़ब के आलम में बोलता चला गया। जरनीन हैरान सी सब सुने गई। तो फिर 2 साल की सी जिन्नी देर वाला सेमेस्टर के दौरान मिलना मना सी? नकाश साहब, फिर जब इस्माइल के आने पर अंकल आंटी के वहाँ से जाने का तुमने सुना तो बेतहाशा परेशान होकर तुमने मेरी जानिब देखा। मैंने महसूस किया था कि तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी, और इन दिनों बिज़नेस में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया था, और शायद तुम अपनी पढ़ाई भी छोड़ देती। यही सोच के मैं तुमसे लाताल्लुक़ रहा, लेकिन जाने नकाश, मैं तुमसे बज़ाहिर लाताल्लुक़ रहते हुए भी तुम्हारी पल पल की खबर रखता है कि तुम्हें किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ। वो फिर से इसकी नाक खींच कर बोला तो जरनीन ने तड़क कर कहा, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं। आपकी इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती, आप वो उल्टी सीधी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं जो ऊंची सोसाइटी की शान समझ जाती हैं। ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं। इसकी अकड़ देखकर नकाश मुस्कुरा कर बोला, जब से तुमने दिल पर कब्जा किया लड़कियों से दोस्ती, तो क्या सब उल्टी सीधी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। नकाश का जरनीन का बस नहीं चल रहा था। कुदरत की जानिब से दी गई इस खुशी से वह झूम उठे, लेकिन इसने अपने आप को संभाला। और स्टेला, वो मशकूक अंदाज में बोली, ओ माई गॉड हनी, तुम कितनी शक्की हो, वो मेरे दोस्त जॉन की वाइफ है। नकाश तादीबी अंदाज में बोला तो जरनीन पूरी तरह पुरसकून होगी। फिर नकाश की तरफ देखकर बोली, पाकिस्तान कब जाना है?
परसों सुबह, क्योंकि 4 दिन बाद मिशेल की शादी है। वो जितने आराम से बोला मिशेल जर्नीन इतने ही ज़ोर से उछली। व्हाट, क्या मिशेल की शादी नहीं हुई? दुआ तो मुझसे कह रही थी कि हो गई। वो इंतहाई चंबे से बोली। तुम्हारे बगैर कैसे हो जाती हनी? दुआ को मैंने कहा था तुमसे ऐसा बोलने को, सरप्राइज़ के तौर पर मैंने डिले करा दी थी। वैसे वाले हाना ने अंदाज में देखते हुए बोला, फिर जल्दी से बोला, हनी अब हनीमून के लिए हमारे पास सिर्फ 1 दिन और 2 रातें हैं, लिहाजा तुम टाइम वेस्ट मत करो। नकाश के इस जुमले ने इसे पूरी तरह पजल कर दिया। ओह फ़ोन नकाश, आप बहुत बेबाक है, वो झंझलाकर बोली, लेकिन इसने इस नए नकाश आसपास के सुनाटे का फ़ायदा उठाकर इसके बेहद करीब आ चुका था। अब इसे तन्हाई अकेलेपन का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि इसका मसीहा इसका सनम बन चुका था। जी तो गाइज़, यहाँ पे छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। उससे पहले आपको नावल का नाम रिवील कर दिया जाए तो नावल का नेम है वही, मेरा मसीहा मेरा सनम बाय नादिया फ़ातिमा रिज़वी। तो अपनी राय का खुलकर इजहार कीजिएगा, आपको नावल कैसा लगा। मुझे नावल अच्छा लगा है, छोटा सा नावल था और मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।